सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका एलपीएन के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। और आज हम लोग गॉस लॉ पढ़ने जा रहे हैं। गॉस लॉ, इस एक वीडियो के अंदर आपको गॉस लॉ का सारा एक्सप्लेनेशन, गॉस लॉ क्या होता है, क्यों होता है, गॉस लॉ पढ़ना क्यों है, उसके बाद फिर गॉस लॉ के ऊपर जो उसका एप्लीकेशन होता है, यानी कि जो भी डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारा हम लोग कवर करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गॉस लॉ में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके ऊपर से तो नीट पे तो सवाल आता ही आता है और बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो गॉस अंकल बता के गए थे, उसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, और फिर ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है इसको हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, बस न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे इस वीडियो में। बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन है गॉस लॉ का, जितना डेरिवेशन है सारा कवर होगा इसमें, बस न्यूमेरिकल के लिए अगला वीडियो आएगा उसके लिए। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहले ये समझना है कि ये गॉस लॉ पढ़ना क्यों है, थोड़ा वो तुमको पहले हम दिमाग में फिट करवाते हैं। तो लॉ का मतलब, जब भी लॉ लिखा रहता है कहीं पर तो इंसान सोचता है कि एक स्टेटमेंट होगा और उसको रट के काम चल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये गॉस लॉ पहले बनने का रीज़न समझो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ये कोई भी लॉ पढ़ते हैं, पास्कल्स लॉ पढ़ते हैं और जो भी लॉ, तो उन सबसे सब अलग है, ये बहुत अलग चीज़ है। सबसे पहले चैप्टर का नाम बोलो, क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये नाम है ना चैप्टर का। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। गॉस लॉ बोल रहा है चैप्टर का नाम, बताओ। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये नाम है चैप्टर का। इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड गॉस लॉ है क्या चैप्टर का नाम? तो यहां पर फिर गॉस लॉ क्यों पढ़ना? अचानक से ये कहां से आ गया? फ्लक्स ये सब तो चलो फिर भी ठीक था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग पढ़े थे उसमें एक शीट था और शीट से ऐसे फील्ड लाइन निकल रहा था, तो चलो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट हुआ, तो फिर भी ठीक था। ये गॉस लॉ कहां से आ गया? देखो ऐसा है ना कि अगर हम तुमको बोले कि ये एक सिंगल चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, इधर बनाए इस तरफ हम, ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, और ये सिर्फ 4-5 निकलेगा क्या? नहीं, बहुत सारा निकलेगा, है ना। और चार्ज तो जैसे बहुत छोटा होता है, लेकिन कुछ ऐसे ही दिखता है रियल में, फील्ड ऐसे ही निकलता है उससे, ठीक है। तो अगर ये जो चार्ज है, अगर यहाँ पर ऐसे सिंगल रखा हो, सुनना पहले, समझना ये पढ़ना क्यों है। इसके लिए हम लोग इतना मेहनत से संडे को टाइम निकाले पूरा खत्म करने के लिए गॉस लॉ को। कुछ थोड़ा इज्जत दो भाई, इसको बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर जैसे ये चार्ज है, ये चार्ज से कुछ दूरी आर है ना। हम तो सोचे यार छुट्टी देने का, लेकिन गॉस लॉ के चक्कर में पढ़ाना। देखो यहाँ पर पॉइंट पी ले रहे हैं एक, और ये चार्ज है, चार्ज से एक पॉइंट क्या ले रहे हैं? पी है। अच्छा, गॉस लॉ कितना जरूरी है तुमको अभी हम फील करवाते हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं, जैसे सोचो रात में जो बाबू सोना लोग जो भी बात करता है, वो लोग रात में बात करता है ना भाई, 1 बजे 2 बजे। तुम सोच गॉस लॉ के लिए तुम 1 बजे सुबह का अभी दोपहर का 1 बजे से लेके शाम 4 बजे 4:30 बजे तक पढ़ेगा गॉस लॉ, तो भाई इज्जत नहीं इसका, बताओ। 4-4:30 बजे तक तुम सिर्फ गॉस अंकल के बारे में पढ़ लेगा, तो जरूरी तो है बहुत। क्या वही संडे को सब काम छोड़ के, कल तो ईद था, आज तो सेकंड डे था ईद का, आज तो फिर भी सेलिब्रेट कर, उसको छोड़ के हम सोच गॉस लॉ पढ़ाने हैं, भाई जरूरी है कि नहीं बता? इससे इंपॉर्टेंस पता चलता है। चलो वापस से देख, ये चार्ज है, चार्ज से यहाँ पर एक हम पॉइंट लिए पी। यहाँ पर अगर तुमसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, तुम बताओगी कितना होगा? बताओ, इतना तो आना चाहिए। हाँ, KQ/R², है ना। इतना डर क्यों रहे हो? KQ/R², खत्म करो बात। अब एनसीईआरटी थोड़ा इसको कैसे लिखता है। अच्छा, ये जो गॉस लॉ पढ़ा ना, सुन एक बात सुन, तुम लोग एनसीईआरटी को खराब बोलता है ना, आज ये गॉस लॉ पूरा पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जाके देखना, क्योंकि हम गॉस लॉ जो भी पढ़ाएंगे ना वो एनसीईआरटी से पूरा पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट। हाँ, लेकिन ये जो इसका डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन तीन डेरिवेशन है, देखो इसके ऊपर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, कंडक्टिंग स्फीयर, 3 अलग अलग डेरिवेशन है इसके ऊपर। तो तुम लोग जाके देखना, ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जाके पढ़ के देखना, ठीक है। और इससे क्वेश्चन बहुत आता है ये वाले से। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? KQ/1 चार्ज की वजह से। अब हम बोल देंगे चलो लो 2 चार्ज है यहाँ पर, ये चार्ज एक और ले आए लो, तो तुम बोलेगा सर यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किसकी वजह से आएगा? इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, और तीनों की वजह से। तो क्या करेगा? उसको ऐसे जोड़ेगा, इसको बोल देगा फर्स्ट, इसको बोल देगा सेकंड चार्ज, इसको बोल देगा थर्ड चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जोड़ेगा? E1 + E2 + E3। और इसको क्या प्रिंसिपल बोलते हैं? ये क्या दे देगा तुमको? नेट फील्ड दे देगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा भाई, है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहां तक तो ठीक था कि नेट फील्ड निकाल लेंगे हम लोग, कितना की वजह से? 3 की वजह से। अगर 4 आ गया, 5 आ गया, तब क्या करेगा? बढ़ाते जाना है इसको, है कि नहीं? बढ़ते जाएगा। नहीं, यहां पर वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर लगा दे रहे, सही बोल रहा है तुम, सही जा रहा है, वेक्टर लगाना पड़ेगा, ये सही बोला लड़का। जब भी सुपरपोजिशन का बात करते हैं तो वेक्टोरियली ऐड करते हैं, ऐसे ही सिंपल नहीं ऐड कर देते हैं, E1 + E2 ऐसे नहीं, वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हैं, ठीक है, वेक्टर लगा करके।
यहां तक तो ठीक था, 3 चार्ज आया तो ऐसे हो जाएगा काम। एक सिंगल चार्ज आएगा तो क्या करोगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम एक शीट ले आए, शीट, और उस शीट में से प्लस 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 पूरा शीट में से बांट दे, बोले बताओ इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ एक चार्ज है, 2 चार्ज है, इतना ढेरों चार्ज है, तुम ऐसे जोड़ते रहेगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे करते करते तुमको शाम हो जाएगा, शाम सुबह सब हो जाएगा है। अगर हम यहाँ पर एक वायर ले आए, चलो ये तो फिर भी ठीक है, अगर एक हम वायर ले आए और ये वायर ऐसा छोटू सा नहीं है भाई, वायर इन्फिनिटी तक गया, कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक गया। इन्फिनिटी समझ रही हो, इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि एकदम पहुंच गया अंतरिक्ष में, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वायर यहाँ से तुम मेजर कर, जैसे ये वायर देखो, जैसे ये जो हम ये वाला वायर, ये वायर बहुत लंबा है ना ये वायर बहुत लंबा है, अब इसके सामने एक छोटू वायर ले आया इतना बड़ा सा, तो एक छोटा सा वायर ले लिया हम हाथ में, और ये मेरा माइक का वायर, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये माइक वाला वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो जो छोटू सा वायर है उसके कंपैरिजन में ये माइक वाला वायर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं, ये मतलब होता है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि एकदम नॉट डिफाइंड, एकदम मालूम ही नहीं चल रहा है, वो मैथ्स में होता है वैसा नॉट डिफाइंड, इसमें नहीं, फिजिक्स में मतलब होता है इन्फिनिटी का बहुत बड़ा है। जैसे ये वाला पंखा, ये पंखा में जो वो लगा हुआ क्या बोलते हैं उसको, ब्लेड, इस पंखा का ब्लेड और वो जो टेबल फैन में ब्लेड होता है उसको कंपेयर करो, तो ये पंखा का ब्लेड उसके कंपैरिजन में बड़ा है कि नहीं, तो वो मतलब होता है कि छोटे चीज को बड़ा चीज से कंपेयर करना, दैट इज वो मतलब होता है इन्फिनिटी का। तो ये वायर कहां तक जाएगा, जो बना है इन्फिनिटी तक, और इसमें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके वजह से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला सिर्फ करेगा E1 प्लस E2 प्लस ऐसे जोड़ते रहेगा, वायर इन्फिनिटी तक गया है। वायर इन्फिनिटी तक जाने का मतलब ये है कि उसमें ढेर सारा चार्ज है, वायर में पूरा एकदम ढेर सारा चार्ज, तो कैसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके बारे में हम क्या निकालने के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं निकल पाएगा। ये शीट में इतना सारा चार्ज, जैसे ये हेलमेट, ये हेलमेट में मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वही के क्यू बाई आर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा हेलमेट में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे इसका सरफेस पे इसका ढेर सारा चार्ज बांट दे, तब कैसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ। मतलब अगर ढेर सारा चार्ज कहीं पर रहेगा, ढेर सारा एकदम, जिसको हम लोग फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज, पिछले बार बताया भी थे ना, शीट की वजह से, ये वायर की वजह से, स्फेयर समझती हो, फुटबॉल जैसे है, फुटबॉल में पूरा ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उससे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, है नहीं वो तो अलग चीज होगी, तो लीनियर चार्ज वॉल्यूम चार्ज वो तो अलग चीज हो गया, वो तो डेंसिटी चार्ज डेंसिटी हुआ। हम बोल रहे हैं कि फुटबॉल है, उस फुटबॉल में सब तरफ चार्ज है पूरा खतरनाक डिस्ट्रीब्यूटेड, बताओ उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो तुम ये करेगा, फुटबॉल में इतना सारा चार्ज रहेगा, तो जोड़ते रहेगा E1 प्लस E2 प्लस ऐसे जोड़ेगा, नहीं ना, सालों लग जाएगा उसमें। तो इसीलिए यहाँ पर कौन आया, गॉस अंकल, या फिर गॉस अंकल अपना एक नियम लेके आया, इसको गॉस थ्योरम भी बोलते हैं। तो अंकल बहुत कुछ बताया और बहुत सही बताया है, बहुत सारा चीज सही बताया, लेकिन ना ये एक चीज और बताया था, गॉसियन सरफेस के बारे में, इसके बारे में पढ़ना बहुत अच्छे से, गॉसियन सरफेस, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहले ये क्या बोला नहीं बोला उसके बारे में समझते हैं, क्या बताया, ऐसा क्या किया कि इसको इतना इज्जत दिया गया। पहले तो ये तुम लोग को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया ना दिमाग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में ये हेल्प करेगा, यही समझ में आया ना थोड़ा थोड़ा, यहाँ गॉस लॉ से हम क्या निकाल लेंगे, ये समझ में आया। लेकिन कैसा चार्ज की वजह से, सिंगल चार्ज, मल्टीपल चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज, एकदम ढेर सारा चार्ज, उसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो किसका यूज करेंगे। लेकिन गॉस लॉ ना थोड़ा बोला कि ये तो खतरनाक काम है, तो थोड़ा हम लोग मतलब छुप के करेंगे ये काम, छुप के करेंगे, मतलब ये है कि जैसे देखो ये मान लो एक क्यूब है, इसको क्यूब मान के चलो, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर इस चार्ज को इसके अंदर रखते हैं, ये चार्ज है, इस क्यूब के अंदर रख दिए चार्ज को, एकदम अंदर डाल दिए, तब गॉस अंकल बोलेगा कि इसकी वजह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, फ्लक्स पढ़ा है ना भाई, बोलेगा इसकी वजह से हम फ्लक्स निकाल लेंगे, गॉस अंकल बोलेगा, ठीक है, कितना आएगा फ्लक्स, तो बोला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कुछ बताया फ्लक्स। फिर इसको जब हम यहाँ पर निकाल लें बाहर ऐसे, तो गॉस अंकल चुप, कोई बात जवाब ही नहीं उसके पास, चुप, कोई जवाब नहीं उसके पास है। जब यहाँ ले गए तब भी उसके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन जैसे ही इसके आसपास अंदर डाल दिए इसके अंदर, तो उसका आंसर वो बता रहा है कौन, गॉस लॉ। तो गॉस अंकल के हिसाब से ना कोई भी चार्ज बाहर उहर नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, हमेशा इनसाइड होना चाहिए, और अगर इनसाइड नहीं भी है तो थोड़ा आधा भी इनसाइड है ना तो काम चल जाएगा। तो यानी कि गॉस लॉ में किसी भी चार्ज को हमेशा कहाँ रखना है, हम लोग को अंदर रखना है, एकदम अंदर रखना है, या तो आधा अंदर आधा, फिर से रिपीट करेंगे हम, या तो पूरा अंदर रखो बहुत अच्छा, अगर आधा अंदर आधा बाहर रखा है तब भी ठीक है, लेकिन एकदम ही बाहर कर दिया तब बेकार हो गया एकदम, समझ रहा है। तो गॉस लॉ पहला चीज बोलता है कि चार्ज को हमेशा कहाँ रखना है, इनसाइड इनसाइड इनसाइड।
अगर आउटसाइड हो गया तब मामला गड़बड़ा जाएगा। कैसे अभी समझाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये बोला क्या है, ये कोई एक फॉर्मूला भी दिया खतरनाक वाला, सिर्फ एक फॉर्मूला दिया एकदम सिंपल है। हाँ, फ्लक्स का ये फॉर्मूला दिया। तुम बोलेगा सर आप बात कर रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, फिर बोल रहे हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला दिया। अभी मालूम चलेगा कैसे क्या फ्लक्स से रिलेटेड, ठीक है। चलो अभी ये लिख लिया ना तुम लोग ये वाला, ठीक है, इसको मिटा। देखो पहले ये सिंपल गॉस अंकल ये बोल रहा है ना कि जैसे मान लो कोई भी सरफेस है, सरफेस खास करके ना ये इसके बारे में बताया, स्फेयर के बारे। क्यों स्फेयर के बारे ये क्यों डिस्कशन कर रहा है गॉस अंकल? देखो तुम लोग न्यूमेरिकल बनाया है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल बनाया है। कितना क्वेश्चन करवाए थे उसके ऊपर? 4 क्वेश्चन करवाए थे, है ना। और उसमें किसका किसका क्या क्या क्वेश्चन लिए थे? एक क्यूब था, सिलेंडर था, फिर क्यूब सिलेंडर, इसी के ऊपर घूम रहे थे हम लोग। क्योंकि स्फेयर का नहीं था, क्योंकि स्फेयर जैसे ही आता है तो मामला गड़बड़ा जाता है। कैसे? देखो अगर तुमसे हम पूछें कि जैसे मान लो ये एक क्यूब है, देखना ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना। ये मान लो क्यूब है, हाँ, इससे हम तुमसे पूछें कि कितना तरफ से एरिया वेक्टर निकलेगा। क्या पूछें? कितना तरफ से एरिया वेक्टर निकलेगा। तुम बोलोगी सर इधर से निकलेगा, एक नीचे से निकलेगा, सरफेस एरिया वेक्टर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इधर से निकलेगा, और ऊपर से निकलेगा, और सामने से और पीछे से। लेकिन अगर हम एक स्फेयर ले आए तो स्फेयर में तो सब तरफ से एरिया वेक्टर निकलेगा, है कि नहीं बताओ? सब तरफ से निकलेगा ना एरिया वेक्टर, हाँ। और अगर हम यहाँ पर एक चार्ज रख दे सेंटर पे और तुमसे पूछे बताओ इस चार्ज से बनने वाला फ्लक्स, हम रिपीट करते हैं, एक स्फेयर है, उसके सेंटर पे क्या रख दिए हैं? स्फेयर बोल रहे, सर्कल नहीं है ये सब। इसको देख के तुरंत सर्कल दिमाग में आता है, स्फेयर है भाई। इस चार्ज की वजह से क्या पूछ रहे हैं तुमसे? फ्लक्स पूछ रहे हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फ्लक्स। तो कैसे होगा भाई? तो तुम ये फॉर्मूला यूज करेगा इंटीग्रेशन वाला। लेकिन ये इंटीग्रेशन वाला ना हम लोग का बेकार ही दिया, ये लिखा ही बेकार है। ये देखो गॉस लॉ के बारे में एक चीज हम लोग बोलते हैं, सुनो, एक चीज सुनना ध्यान से, एक चीज सुनना ध्यान से। जैसे बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो कि अप्लाई तो हमेशा होता है लेकिन यूजफुल हमेशा नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? एप्लीकेबल, कोई चीज ऐसा होता है दुनिया में जो एप्लीकेबल मतलब अप्लाई तुम उसको कर हमेशा सकता है, लेकिन वो यूज हमेशा तुम उसको नहीं करता है, थोड़ा आसानी के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा, जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ से रांची से आगरा तक बस से नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। यहाँ से रांची से आगरा तक बस से ट्रैवल कर सकते हैं ना भाई, लेकिन फिर भी ट्रेन से करते हैं। क्यों? बस से तो फिर भी जा सकते हैं, लेकिन बस से जाने में बहुत कष्ट होगा, क्या? लेकिन ट्रेन से तुम जाएगा तो तुम सेफली पहुंच भी जाएगा। ट्रेन में रेलवे ट्रैक मतलब क्लियर कट वो एकदम बनाया हुआ पाथ इसलिए कि तुमको वहां तक आगरा तक पहुंचाना है। और भाई बस से जाएगा तो एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है भाई, हाँ, रात होगा तो कहाँ सोएगा? रोड में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जा तो तुम बस से भी सकता है, लेकिन ऐसे जाना किससे चाहिए? ट्रेन से जाना चाहिए। ये लोग बुरा सर जाएंगे ही नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ना? तो ठीक वैसे ही गॉस लॉ भी है। गॉस लॉ ऐसा है ना, हर जगह अप्लाई होगा ये, हर जगह। कुछ भी तुम कोई भी सरफेस दे दो, ये हमेशा तुमको क्या निकाल के देगा? फ्लक्स। लेकिन हमेशा इसको यूज नहीं होता है ये हमेशा। क्यों हमेशा यूज नहीं करते हैं? वैलिड हर जगह है, हमेशा अप्लाई, और सही भी है, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन देखो, हाँ, ये इंटीग्रेशन वाला समझना। देखो 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 ध्यान से, इंटीग्रेशन में क्या लिखा हुआ है देखो तो, ये देखो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन वाला है और ये गॉस लॉ है सिंपल। ये भी गॉस लॉ ही है, लेकिन देखना ध्यान से एक चीज देखना, फाई टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है? ई डॉट, ऐसे लिखा है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम तुमको वेरिएबल दे दिए। क्या दे दिए? वेरिएबल। वेरिएबल समझता है? इसको खोल कैसे लिख सकते हैं बताओ? अरे डॉट को खोलेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा आएगा। अब समझना, इसको इंटीग्रेट करना है ना भाई। मान लें तुमको थीटा दे दिए 0 डिग्री, कितना दे दिए? तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो ये हट जाएगा फिर, हाँ, बचा ई और डी एस। अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। वेरिएबल समझता है? वेरिएबल मतलब समय के साथ क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। समय के साथ चेंज नहीं हो रहा दोस्त, ये मतलब नहीं हुआ उसका। देखो जैसे मान लो ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर में एक ऐसे एक रॉड रखा है और इसमें प्लस 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 चार्ज है, हाँ, स्फेयर के अंदर रॉड है। अब तुमसे अगर हम पूछें, तुमसे यहां पर एक पॉइंट हम लेते हैं और एक पॉइंट यहां पर लेते हैं, ठीक है, जरा ये बताओ, तुम ही बताओ, ए और बी दोनों में से कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड खतरनाक होगा, एकदम जोरदार होगा? बी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट इससे नजदीक है ना, तो यहां पर इस वाले चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, लेकिन ये वाला चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे अलग अलग है, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, हाँ, क्योंकि ये चार्ज इस पॉइंट से नजदीक है और वही ये वाला चार्ज इस पॉइंट से
तो दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या है, अलग अलग। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल टर्म इंटीग्रेशन के बाहर होता है, वेरिएबल टर्म जो होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर होता है, नहीं होता। यही तो पढ़े इंटीग्रेशन में, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर करते हैं, वेरिएबल कहाँ बाहर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो गया तब तो ये इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा ही नहीं, और इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा ही नहीं तब इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। होगा इंटीग्रेट पॉसिबल भी, हम करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें फालतू समय बर्बाद और तुम समझ भी नहीं पाएगा। बहुत हाई लेवल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एकदम मतलब ग्रेजुएशन लेवल का इंटीग्रेशन, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में जो पढ़ता है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो गॉस लॉ फिर भी लगेगा, फिर भी अप्लाई फिर भी होगा, लेकिन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत क्या होगा, कष्ट होगा। तो इसीलिए मेरा सिलेबस में, तुम लोग का जो भी 12th में सिलेबस है उसमें तुमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो कैसा देना चाहिए उसको, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट देना चाहिए भाई। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देना चाहिए तुमको, कांस्टेंट। कांस्टेंट देने से क्या फायदा होगा, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। समझ में आया नहीं आया। तो एक चीज बहुत एकदम क्लियर हो गया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कैसा होना चाहिए हमेशा, कांस्टेंट। मतलब ये बदलना नहीं चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब यहां देखो प्रणय, देखो जैसे ये चार्ज सेंटर पे है, तो इस चार्ज से यहां का डिस्टेंस कितना है, यहां भी कितना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उतना ही यहां पर भी होगा। हाँ, क्योंकि देखो जितना डिस्टेंस यहां है उतना ही डिस्टेंस, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर फिर गॉस लॉ लगा पाएंगे, आराम से लगा लेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ये इंटीग्रेशन से बाहर चल जाएगा। तो मतलब कि ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज, इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ऐसा कुछ क्या बोल रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चार्ज यहां पर कितना हो सकता नहीं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तब वहां पर गॉस लॉ क्या होगा, फेल हो जाएगा। अरे नहीं फेल तब भी नहीं होगा, तब भी अप्लाई होगा, लेकिन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बहुत कष्ट हो जाएगा। तो गॉस इतना खतरनाक आदमी था, वो बोला कि ये करिए ही मत जाइए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी इसको मत करिए जाइए, ये सिर्फ ये बोला कि बस इस पे ध्यान दीजिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देख गॉस थ्योरम पढ़ क्या लिखा है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। मतलब गॉस थ्योरम एक्चुअली ये है, दिस इज नॉट गॉस थ्योरम, दिस इज नॉट गॉस थ्योरम। ये तो तुम पहले से पढ़ते आ रहा है, हम बीच में अभी बोल भी नहीं थे कि ये है गॉस थ्योरम, ये भी है, लेकिन क्योंकि दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, देख इक्वल टू है ना, तो जितना आंसर इसको सॉल्व करके आएगा उतना ही आंसर इसको भी सॉल्व करके आएगा। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि ये भी गॉस लॉ, ये भी गॉस लॉ। बस एक्चुअली गॉस लॉ कौन सा है, क्योंकि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़, इसके बारे में कुछ लिखा है स्टेटमेंट में, पढ़ कहीं लिखा है क्या। अच्छा ये जो हम बता रहे हैं ना कांस्टेंट, ये हम बता रहे हैं, किताब में ऐसा कंसेप्ट बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, आसानी होगा कैलकुलेशन में। ये मत सोच लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ऐसा गॉस अंकल बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा बुक में ना इसको भी दे दिया है कि ये जो है ये गॉस लॉ, बट ये गॉस लॉ क्या है, अगर एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा गॉस लॉ का तो ये लिख के आना है। आया समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट। क्यों, समझ में आया, क्योंकि अगर वेरिएबल हो गया तब तो इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में नहीं आया। और गॉस लॉ क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बस अभी इतना ही याद रखो। और ये चार्ज कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर चार्ज इनसाइड है, यहाँ गॉस लॉ लगेगा, लग जाएगा, क्योंकि ये सरफेस के कहाँ है, वो अंदर है। चलो अब समझते हैं गॉस लॉ इसमें कैसे लगेगा, क्या होगा। और एरिया वेक्टर कांस्टेंट वेरिएबल कहाँ से, एरिया वेक्टर तो एरिया होता है ना इसका, स्फीयर का, डीएस ये वाला बोल रहा है, ये तो एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री सरफेस एरिया है, ये तो होना ही चाहिए वेरिएबल ना। देखो ये तो इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर है ना, इसमें ये जो एस है वो ना कांस्टेंट है, बाकी यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर है वो तो भाई कांस्टेंट हो गया तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा। तो ये सरफेस एरिया एस कांस्टेंट है, ये तुम दूसरा चीज पूछ दिया थोड़ा अलग ले, समझ गया ना। ये तो वो टर्म होता है ये डीएस, जिसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यार इसमें जो एस है लेकिन वो क्या है, व्हाट इज एस, सरफेस एरिया, इस स्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा ये ना देखो गॉस से अब एक सवाल पूछा गया कि आप ये जो फ्लक्स है उसको इसके बराबर बोले, वो तो ठीक है, ये ठीक क्यों है, समझ में आया ना, क्योंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, तो वो तो आ जाएगा, ये तो इसके लिए ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ से आप लेके आए, तो बोला कि टेंशन का बात नहीं, ये दोनों एक ही चीज है। तो कैसे, तो उसी के लिए प्रूफ अभी करना है। तो अगर हम सुनो अगर हम इसको सॉल्व करके ये ले आए तो तुम लोग बिलीव कर लेगा ना कि गॉस अंकल सही बोल रहा है कि ये इसके बराबर है, तो बस वही करना है। तो कभी भी एग्जाम में बोला डेराइव ये प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, तो स्टेटमेंट ये लिखना है और फिर प्रूफ कर देना है, कैसे भी बताते हैं प्रूफ कैसे, एनसीईआरटी वाला बताएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वही स्फीयर है।
अच्छा, स्फेयर ही क्यों लिया गॉस अंकल? उसका रीजन तुमको थोड़ा सा हम बताने की कोशिश किए हैं। स्फेयर इसलिए लिया ना क्योंकि क्यूब और सिलेंडर, इसके थ्रू तो हम लोग फ्लक्स निकाल चुके हैं ना, क्यूब और सिलेंडर के थ्रू तो फ्लक्स निकाले हैं ना, न्यूमेरिकल किए हैं उसके ऊपर। लेकिन स्फेयर के ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं था। क्यों? क्योंकि स्फेयर में तो सरफेस एरिया वेक्टर इधर इधर सब तरफ निकल रहा था, थोड़ा थोड़ा अनसिमेट्रिकल, थोड़ा मतलब गड़बड़ा जाता मामला, इसलिए हम लोग स्फेयर नहीं लेके चल रहे थे। अब देखो, गॉस लॉ को प्रूफ करना है। प्रूफ मतलब ये करना है दोस्त, प्रूफ मतलब ये कि जो फ्लक्स है ना, नेट फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज कहाँ इनसाइड होना चाहिए। देखो एक चार्ज लिए जिसको कहाँ ले लिए, अंदर ले लिए, ठीक है ठीक है। और इस चार्ज से फील्ड ऐसे बना, एक इधर ऐसे बना, उधर ऐसे बना, ढेर सारा फील्ड ऐसे सब तरफ से निकल रहा है, सिमेट्रिकली निकल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर किए डीएस, यहाँ पर भी कंसीडर किए डीएस। तो डीएस इस तरफ बनेगा, क्योंकि बताए थे ना कि जो सरफेस एरिया वेक्टर होता है वो कभी हमेशा क्या होता है, हाँ, आउटवर्ड नॉर्मल निकलता है। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ और परपेंडिकुलर निकलता है। तो देखो वही चीज़ है यहाँ पर कि हमेशा 90-90 बना के निकल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना। और यहाँ पर भी कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन। यहाँ भी कितना है, हर जगह 0 डिग्री है। अब तुमको फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया गया है, देखो ये फॉर्मूला है। तुम बोलेगा सर आप तो पढ़ाए थे कि फाई इज इक्वल्स टू, आप तो ये फॉर्मूला पढ़ाए थे, फाई इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा, ये ना पढ़ाए थे। तो ये कहाँ से आ गया फिर? नहीं नहीं, यहां पर ये डी फाई डी एस कैसे हो गया? हाँ, इसको पढ़ो क्या लिखा है, डिवाइड द स्फेयर इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट किसको बोल रहे हैं, ये डीएस को बोल रहे हैं। तो छोटा डीएस 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 छोटे छोटे एरिया काटे, डीएस 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 डीएस, समझ रही हो। तो डीएस अगर लिखे एरिया तो फ्लक्स क्या लिख देंगे, अगर सरफेस एरिया ही छोटा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां पर इसको इसलिए क्या लिख दिए, डी फाई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो जाएगा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई रहेगा ना, तो ई हो गया। और यहां से ये डॉट प्रोडक्ट है यहां पर। अब देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां क्या लगा है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम तुमको बचपन से क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से क्या पढ़ा रहे हैं, के क्यू बाई, यही पढ़ा रहे हैं। आर स्क्वायर क्यू लिखे क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस, ये इसका रेडियस कितना है स्फीयर का, आर है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हर जगह रेडियस कितना है, आर। अब यहाँ पर के क्यू बाई आर स्क्वायर तो लिख दिए, और देखो यहाँ पर ये आर कैप जोड़ दिए। व्हाट इज आर कैप, कौन बताएगा, बताओ कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताता है। तो ये यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा, इधर होगा कि इस तरफ होगा, बताओ? सेंटर से बाहर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बन रहा है ना। नहीं समझ में आया, आया समझ में? तो यहां पर ये आर कैप ऐसे रहेगा, यहां पर आर कैप कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा। हाँ, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। मुस्कान समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में हुआ, वेक्टर फॉर्म में। अब अगर हम यहां से वेक्टर हटा देंगे राज, तो क्या हटाना पड़ेगा फिर, यहां से आर कैप हटाना पड़ेगा, ये मालूम चला। तो देखो अभी हम यहां पर वेक्टर लगाया था ना, तो वेक्टर फॉर्म में के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप लिख दिए। लेकिन इसी को जब हम स्केलर फॉर्म में देखो यहां पर लिख रहे हैं, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, यहां से ये डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, और यहां से वेक्टर साइन हट जाएगा, ये बताया गया बहुत बार। और थीटा कितना होगा बताओ, 0 होगा। देखो वही बात यहां लिखे हैं, ds इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल एंड मेक्स थीटा कितना, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, हमेशा हर जगह 0 डिग्री, हर जगह 0 डिग्री। इसीलिए हाँ, स्फेयर के ही केस में, इसीलिए गॉस स्फेयर का ये एग्जांपल लिया। समझ में आया, ये जो गॉस अंकल है वो स्फेयर को ही क्यों लेके आया, स्फेयर का ही क्यों बता रहा है? प्रॉब्लम हुआ? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, चल तो रहा है। स्फेयर ही क्यों लेके आया ये मालूम चला थोड़ा थोड़ा। क्योंकि अगर वो क्यूब ले आता, सिलेंडर ले आता, तब तो इसका ये प्रूव ही नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये जो डेरिवेशन करवा रहा है ना, वो किसके थ्रू करवा रहा है, स्फेयर के थ्रू। क्योंकि स्फेयर हर जगह एंगल कितना बता रहा है, मालूम चला। तो यहां पर इसीलिए ये स्फेयर लेके इसका डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है यहाँ स्फेयर लेने का। तुम बोलेगा सर क्यूब पे नहीं लगेगा गॉस थ्योरम से, अरे हर जगह लगेगा, लेकिन बस डेरिवेशन किसको लेके करो, स्फेयर को। क्योंकि स्फेयर हर पॉइंट पे एंगल कितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये समझ में नहीं आया, तुम लोग याद नहीं कर पा रहे हो। जो क्यूब देखो, क्यूब को याद करो, क्यूब का एरिया वेक्टर ऐसे होता था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, 90 भी तो बनाता था ना वो, लेकिन यहाँ 90 बन रहा है कहीं नहीं, बस समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो। हाँ, तो अब देखो इधर। लेकिन अच्छा एक और भी बात था कि जैसे जो स्फेयर जब हम लोग ये जैसे इसका क्यूब का बात करते थे ना, तो हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, ये भी बात था। और यहाँ तो चार्ज को कहाँ रखे हैं, सेंटर पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये रेडियस ये सब भी आएगा, इसीलिए वो क्यू इस स्फेयर लेके गया। तुम जब भी डेरिवेशन करो स्फेयर लेके करो, क्योंकि स्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ से सिमेट्रिकली निकलेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसमें रेडियस भी होता है। क्यूब में रेडियस होगा, बताओ? अरे क्यूब में रेडियस कहाँ से आ जाएगा,
क्यूब में तो साइड्स होता है ना, समझ में आ रही है, आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो क्यूब लेके नहीं करना है इसको। चलो देखो आगे देखो, तो यहाँ पर ये थीटा को कितना हम डाल दिए 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर ई डी एस देखो। अब तुम बोलेगा सर आप यहाँ पर इसको के क्यू बाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, ये क्या 1/4 पाई सब लिख दिए, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में वैसे ही किया है, के को थोड़ा खोल के लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तुम कहीं भी देख लो एनसीईआरटी में हर जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, कहीं पर भी के नहीं लिखा है। के का मतलब क्या है, के समझता है कूलाम्स कांस्टेंट, तो कहीं भी कूलाम्स कांस्टेंट का वो बात नहीं किया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये डीएस, तो ये डीएस ऐसे ही कैसी, समझ में आया यहाँ तक। अब इसको हम बोथ साइड क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट। तुम बोलोगे सर इंटीग्रेट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमको जो यहाँ पर फ्लक्स निकालना है वो नेट फ्लक्स निकालना है ना, यानी कि हाँ समेशन, यानी कि पूरा स्फीयर के थ्रू फ्लक्स चाहिए। तो ये जो फ्लक्स है डिफाई, ये किसके थ्रू है, ये डिफाई एक जगह पे है। अगर हम डिफाई 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 पूरा जोड़ेंगे तो पूरे के थ्रू आ जाएगा, तो पूरे के थ्रू निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और यहां पर जो इंटीग्रेशन करेंगे ना वो थोड़ा सा गोला लगा के करेंगे। गोला इसीलिए गोला क्यों सर, क्योंकि ये जो गॉस अंकल है वो क्या बताया कि चार्ज कहां होना चाहिए सरफेस के, तो ये सरफेस क्लोज्ड है कि ओपन है, ये बात हमेशा याद रखना, क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस हमेशा याद रखना, इनक्लोज्ड या क्लोज। तो यहां पर से इसका इंटीग्रेशन करना है अगर, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर जाएगा। कैसे बाहर जाएगा, 4 तो नंबर है, पाई भी नंबर है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, चार्ज वेरिएबल है, चार्ज वेरिएबल है। अरे एक ही तो चार्ज वेरिएबल कहां से हो जाएगा, सुबह में 1 कूलम रहेगा और सुबह शाम में 5 कूलम हो जाएगा, नहीं ना, चार्ज तो कांस्टेंट है। आर व्हाट इज आर, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का रेडियस चेंज होता रहेगा, ऐसे छोटा बड़ा होता रहेगा स्फीयर, नहीं ना, तो रेडियस तो फिक्स है। बचा कौन वेरिएबल, वेरिएबल नहीं, वही इंटीग्रेशन का ऑपरेटर हुआ, ठीक है। तो इन सबको हम बाहर कर दें इंटीग्रेशन के, तो बाहर करेंगे तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s होगा। व्हाट इज s, किसका सरफेस एरिया, नहीं ये पूरा स्फीयर का ना, ये ds जो है वो ना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ds क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तब s आया, यानी कि पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करें, अच्छा ये d फाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, d फाई का इंटीग्रेशन फाई आएगा, तो इधर इक्वल टू फाई लिख दें, बस यहां तक हुआ है। अच्छा ये फ्लक्स, हाँ बताओ, हाँ नहीं उसमें मत लगाओ, उसमें लगाने के, यहां पर देखो गोला क्यों लगा रहे हैं, ये बताने के लिए कि यहां पर ये जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, उसके लिए यहां पर क्लोज लगाएं। ये फ्लक्स क्लोज थोड़ी होता है, फ्लक्स का तो मतलब होता है वो चीज जो बाहर आए, तो इसलिए ये बोल रही सर इस तरफ इंटीग्रेशन में गोला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स क्लोज कहां होता है, फ्लक्स तो वो चीज होता है जो कि बाहर निकलता है ना, समझ में आया नहीं, हाँ समझ में आ रहा है तुमको दोस्त, किस वाले का इंटीग्रेशन गोल करने का मतलब ये है ना कि यहां पर जिस सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो सरफेस एरिया चारों तरफ से क्या है, बंद है, इसीलिए गोला लगा रहे हैं। आया समझ में बात मेरा, हाँ। तो यहां पर से कितना आया, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एस। अब यहां पर एस कितना डालेगा मालूम है तुमको, कितना डालेगा बोल, 4 पाई, ये सरफेस एरिया होता है ना स्फीयर का, तो बस इसको डाल देना है। अच्छा ये फ्लक्स कैसा निकला, ये फ्लक्स एक जगह के थ्रू निकला या पूरा का निकला, तुम बताओ, पूरा का निकला ना, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस फ्लक्स में हम क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ठीक है। और ये चार्ज कहां, इनसाइड क्या आउटसाइड, इनसाइड, तो यहां पर क्या लगा देंगे, इनसाइड लगा देंगे। अब बस कुछ नहीं पुट करना, डराइव हो जाएगा, ठीक है, लिख लो इसको पहले। देखो यहां से, देखो यहां देखो, टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है यहां से, फाई टोटल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखो तुम क्या नाम है, इनसाइड बाई नीचे में कितना है आर स्क्वायर, और यहां सरफेस एरिया कितना डालेंगे दोस्त, 4 पाई आर स्क्वायर, कटेगा तेरा भी, आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा, क्या बचा, क्यों इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन रियल लाइफ में तो कटने के बाद कुछ नहीं बचता है ना, यहां तो बच गया, तो यहां से फाई टोटल फाई टोटल कितना आया, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो सुनो सुनो, ये सब डेरिवेशन करवाए क्यों, तो तुम एग्जाम में लिख दोगे ठीक है, लेकिन ये करवाए क्यों गया वो पता चला, ये चीज साबित करने के लिए कि हम लोग जो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताओ, ES cos थीटा, ये पढ़े हैं ना, तो इसी का हेल्प से ना ये ले आए, नहीं समझी। देखो यहां पर क्या यूज किए थे हम,
ये क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये क्या है, ds, और यहां पर एक cos थीटा भी तो था। तो उसी को यूज करके ना ये लेके आए हम Q इनसाइड। समझा मीर, नहीं समझा? ये जो E ds cos थीटा है उसको हम लोग इंटीग्रेट किए, और इंटीग्रेट करके ना ये लेके आए। समझा? कैंसल वंसल करके ये लेके आए। तो यानी कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स तो फ्लक्स ही है, बस यहां पर गॉस उसके लिए कुछ नया चीज बता दिया, चार्ज इनसाइड बस। समझा नहीं समझा? तो ये फ्लक्स वही पुराना ही वाला है, बस गॉस अंकल बोल रहा है कि हम टोटल फ्लक्स बताएंगे। अच्छा सुनो, एक बात सुनो, तुम लोग ये जो तुम पूछ रहा था ना कि सर इस फॉर्मूला में और इस वाले में क्या अंतर है, देखो ये जो तुम फ्लक्स निकालता था ना, ये एक फेस के थ्रू निकालता था। ध्यान देना तुम लोग, ऐसे क्यूब जो रहता था, तो क्यूब का एक फेस के लिए हम लोग सिर्फ बात करते थे, एक फेस के लिए बात करते थे, तब इसको यूज करते थे। लेकिन गॉस अंकल बोल रहा है कि हम पूरा का बता देंगे डायरेक्ट, एक बार में, एक लाइन में। बिल्कुल बना सकता है, 100% बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, डायरेक्ट इससे कर देगा। हाँ, लेकिन अगर तुमसे पूछेगा किसी एक फेस से निकालने, तब तो यही यूज होगा ना। एक फेस का बोलेगा तब तो यही यूज करना पड़ेगा ना। क्या बोल रहा है? थीटा जीरो होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर किसी एक फेस के थ्रू बोलेगा, एंगल 0 डिग्री बनना चाहिए, तब इसको नहीं नहीं। देखो देखो, तुम लोग हम जब न्यूमेरिकल बनवा रहे थे तो याद करो, तुमको न्यूमेरिकल का लास्ट में पूछा था चार्ज बताने के लिए, तो तुम एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ भेज रहा था। याद करो, तुम ऐसे कर रहा था इसको, फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्यू नेट, ऐसे कर रहा था। और ये क्यू नेट कौन सा वाला? इनसाइड। तो तुम ये सॉल्व कर रहा था, एप्सिलॉन नॉट डाल रहा था, ये फाई नेट जो तुम निकाल रहा था सॉल्व करके। कैसे सॉल्व कर रहे थे? फाई नेट कैसे निकाल रहे थे? पहले इस फेस के थ्रू निकाल रहे थे, फिर इस फेस के थ्रू, फिर इस फेस के थ्रू, फिर सबको जोड़ के फाई नेट निकाल रहे थे, फिर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ रहा था? नेट चार्ज। तो वो गॉस थ्योरम ही तुम यूज कर रहा था जब तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूमेरिकल बना रहा था। सेकंड पार्ट देखना हमेशा, सेकंड पार्ट जो है ना, सेकंड पार्ट जो न्यूमेरिकल का है उसमें हमेशा ये निकालने बोला है तुमको। समझ में आया नहीं आया? उस समय तुम लोग को रटवाए थे हम कि देखो जी बस इसको याद कर लो कि जो क्यू इनसाइड होता है ये इसके बराबर होता है। न्यूमेरिकल जब बनवा रहे थे उस वक्त, देखो पीछे पलट के देखो पेज, ये होगा ऐसे लिखा हुआ। तो गॉस नहीं नहीं नहीं, अभी समझाएंगे वही चीज। जब तुमसे टोटल फ्लक्स पूछेगा ना, सुनो ध्यान से, जब तुमको किसी भी सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स पूछेगा, टोटल फ्लक्स, और अगर चार्ज कहां रहेगा? सेंटर पे। यहां कैसा भी हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ स्फीयर, क्यूब रहे, सिलेंडर रहे, कुछ भी रहे, और यहां पर चार्ज कहां रहना चाहिए? सिर्फ सेंटर बोल रहे हैं भाई, सेंटर पे होना चाहिए। अगर कोना वोना में रहा तब बात बदल जाएगा। कोना में, अगर इस चार्ज को कोना में ले आए तब फिर गॉस थ्योरम यहां पर लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर सोचना पड़ेगा क्या करना है। कोना मतलब यहां पर बाहर की तरफ ले आए तो ठीक है। क्या क्या रहेगा तो? कौन, किस में? क्यूब में। वही तो गॉस अंकल का जादू है। गॉस अंकल बोल रहा हूं सब सोचिए ही मत, 90 बन रहा है, 30 बन रहा है, क्या बोल रहा हूं सबसे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आंसर क्या लिखिए? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही जादू है गॉस थ्योरम का। किसमें? उसमें? हाँ वो हम अभी समझाएंगे, थोड़ा अभी समझाते हैं कि क्या मामला है उसका। हाँ हाँ हाँ, वो हम समझ रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो वो समझ रहे हैं। देखो वो समझाते हैं, वो हम समझाते हैं कि कैसे उसके थ्रू निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा। देखो तुम जो बोल रहे हैं ना कि सर जैसे ये यहाँ देख, तुम जो बोल रहे हैं ना कि सर जैसे ये क्यूब है, तो इस क्यूब में जब तुम ये जब फॉर्मूला लगा रहा था, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला यूज कर रहा था ES cos थीटा, तो इससे तुम किसी एक फेस का फ्लक्स निकाल रहा था दोस्त। हम एक फेस के लिए नहीं बोल रहे गॉस थ्योरम, हम बोल रहे गॉस थ्योरम से जो फ्लक्स निकलता है उसको फाई टोटल लिखते हैं ना। फाई टोटल बराबर वो बताया है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बताया ना। तो एक फेस के थ्रू तुम नहीं यूज कर सकता, एक फेस के थ्रू अगर निकालना है तो इसी को यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरे का निकालना है, लेकिन एक और जोरदार बात, चार्ज कहां होना चाहिए? इनसाइड होना चाहिए। सेंटर पे से कौन बोला? जरूरी नहीं सेंटर पे, अगल बगल ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इनसाइड होना चाहिए। और तुम जो भी न्यूमेरिकल किया है इस फॉर्मूला के ऊपर, उसमें चार्ज था ही कहां? चार्ज तो था ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा था? बाहर से आ रहा था, एक्सटर्नल फील्ड था, बाहर से आ रहा था। समझा नहीं समझा? नहीं, उन सब थ्योरम में, उन सब क्वेश्चन में गॉस थ्योरम नहीं लगेगा। लेकिन सुनना, गॉस थ्योरम से निकालते क्या है हम लोग? अभी तक क्या समझ में आया? निकालते हैं नेट फ्लक्स। अच्छा तुमको एक और बात भी हम क्लियर किए कि एक्चुअली क्यों पढ़ना है गॉस थ्योरम, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए। एक्चुअली गॉस थ्योरम क्यों पढ़ना है? नहीं छोड़ो ना, इग्नोर करो जो भी हो रहा है। एक्चुअली गॉस थ्योरम क्यों पढ़ना है? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके। तुम बोलेगा सर ये तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला दिया है, अभी मालूम चलेगा उसका जब एप्लीकेशन पढ़ेगा ना, अभी पढ़ेगा क्या एक ही चीज कैसे होता है।
फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर, वो अलग चीज हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होता है जो चार्ज अपने अगल बगल बनाता है, दोनों अलग अलग चीज हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मतलब टर्मिनोलॉजी उसका जज्बात ही अलग है दोनों का, फ्लक्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जज्बात एकदम उल्टा उल्टा है। तो देखो एक चीज पे ध्यान दो, सुनो सुनो, तो तुमको अगर टोटल फ्लक्स बोलेंगे ना इसको थ्रू निकालने, तब तुम गॉस थ्योरम का बात करना। अच्छा जरा अब ये बताओ तो हमको, जरा ये बताओ तो, ये एक स्फेयर है, इसमें चार्ज बाहर में है, बताओ कितना आएगा इसके थ्रू फ्लक्स, कितना आएगा फ्लक्स? लिखेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इनसाइड है ही नहीं, तो क्या लिखेगा इसको, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। चार्ज इनसाइड बोला जाता है ना, इनसाइड में कहां कोई चार्ज है, उस सरफेस के अंदर कहां है? कैसे? हम तुमसे पूछ रहे हैं गॉस थ्योरम लगाओ और बताओ टोटल फ्लक्स, टोटल पूछ रहे हैं, टोटल भाई, टोटल पूछ रहे हैं। तो तुम देखेगा कि सर चार्ज अंदर, चार्ज तो है ही नहीं अंदर, चार्ज कहां है? बाहर में। तो तुम डायरेक्टली चार्ज का वैल्यू कितना लिखेगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर सिर्फ क्यू लिखना गलत है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? इनसाइड। तो ये 0 है तो बाय एप्सिलॉन नॉट 0 आया। अभी भी ये चीज़ थोड़ा थोड़ा में डाउट है अभी ना इसमें, कि ये वाला फॉर्मूला का क्यों नहीं है, अभी समझाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो आया समझ में? इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है तो सिंगल फेस के थ्रू। तुम लोग एक चीज याद करो जरा, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल था जिसमें टोटल फ्लक्स 0 आ रहा था, नहीं याद आया? देखो जैसे यहां पर, जैसे ये वाला जो था, इसके थ्रू टोटल फ्लक्स 0 आ रहा था। कैसे आ रहा था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दिया था तब। देखो जैसे मान लो कि हम लोग अगर इसका बात करें, ठीक है, मान लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे है, इस तरफ है मान लो, ठीक, तो यहां पर इस पॉइंट, इसका सरफेस एरिया किधर होगा? इधर होगा, और यहां पर इस तरफ होगा, और यहां पर ऊपर ऐसे होगा, बोलो ऐसे होगा। हाँ, अब इसके थ्रू फ्लक्स कितना बनेगा? ये वाले के थ्रू 0, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है? 90 है। किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसमें। यहां देखो इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा? यहां पर अगर फ्लक्स निकाले ये वाले के थ्रू, तो लिखेंगे ई एस कॉस 180 कितना होता है? तो ई एस आएगा। इसके थ्रू आया ई एस, माइनस ई एस, सॉरी माइनस ई एस। ये वाले के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होगा यहां पर? ई एस आएगा सिर्फ। दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा? 0 होगा। 0 कैसे हुआ? क्योंकि ये वाला माइनस आया, ये वाला प्लस आया, दोनों को जोड़ के आंसर। और ये ऊपर वाला वो तो अपने पहले ही 0 हो गया, और ये नीचे वाला वो भी 0 हो गया। समझ में नहीं आया तुम लोग को? ये आया समझ में? तो यहां 0 आया फ्लक्स। अब सुन ध्यान से, यहां पर गॉस थ्योरम लगाओ आप। ये टोटल निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ा? इसको देखना पड़ा, फिर इसको देखना पड़ा, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, इतना तामझाम करना पड़ा। अब तुम यहां गॉस थ्योरम लगाओ तो जरा बोलो फॉर्मूला बोलो, फाई नेट बराबर क्या होता है? अरे भाई नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो नेट फ्लक्स तो इससे भी तो निकालना चाहिए, गॉस थ्योरम से भी। तब ऐसा कैसे बोल सकता नहीं निकलेगा? समझ रहा बात क्या बोल रहे हैं हम? देखो यहां पर जब हम इसका बात किए सिर्फ एक फेस का, तो तुम बोलेगा सर एक फेस के लिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें ई एस कॉस थीटा वाला लगेगा। क्यों लगेगा? समझ में आया? हाँ, लेकिन समझो तो पहले, लेकिन टोटल फ्लक्स तो बताता है ना गॉस थ्योरम। फिर उससे हमको क्या मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा नहीं आ रहा है? टोटल फ्लक्स बताना काम है गॉस थ्योरम का, वो पक्का है। तो देखते हैं टोटल फ्लक्स इसमें निकल पाएगा? कैसे करेगा? यहां पर क्यू बाई क्या लिखेगा? ऐसे लिखेगा। तो यहां चार्ज कितना है इनसाइड में? 0 है, तो यहां पर क्या लिखेगा? तो इससे एक बार में ये गॉस अंगल बता दिया 0 होगा। अरे इतना क्या करने का जरूरत, इसका निकालेगा, फिर इसका निकालेगा, फिर ऊपर का, फिर उतना मत करो। गॉस अंकल बोला ये डायरेक्ट लगाओ, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और देखो इनसाइड में कोई चार्ज है? देखा है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो चार्ज को क्या लिखेगा? और डायरेक्ट 0 कर देगा। ये चमत्कार बात है गॉस थ्योरम का। अब एनसीईआरटी इसको कैसे समझाया वो बताते हैं। एनसीईआरटी कुछ नहीं किया, सिलेंडर लेके समझाया है। हम क्यूब लेके बता दिया ना थोड़ा थोड़ा, अब सिलेंडर लेके एक बार कायदे से बताते हैं, तब तुमको और क्लियर होगा। ठीक है, चलो थोड़ा ये तो ऊपर ऊपर बता दिए, सिलेंडर से भी समझाते थोड़ा सा। देखो जो तुम लोग को हम बता रहे थे तभी वही बात यहाँ लिखा है, हाउ गॉस लॉ इज वेरी यूजफुल। हाउ गॉस लॉ इज वेरी यूजफुल। वेरी यूजफुल का मतलब ये है कि हम तभी से इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि एक बार में ये आंसर बताएगा, एक बार में आंसर है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तभी से बता रहे थे ना। देखो वही चीज़ यहाँ समझाया हुआ है कि ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी से निकाला हुआ है। देखो ये एक सिलेंडर लिया एनसीईआरटी और बोला कि भाई देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, एक्सटर्नल फील्ड है। अब हम लोग यहाँ पर 3 सरफेस लिए इसका, एक फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये फ्लक्स हम निकाल रहे हैं पहले फर्स्ट फेज के थ्रू, तो फर्स्ट फेज के थ्रू क्या लिखेंगे? ई S1 cos 180। अब तुम बोलेगा सर आप इसको S1 S2 S3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ का सरफेस एरिया S1, यहाँ का S2 और यहाँ का S3। क्या S3 और S2 बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कर्व्ड है और ये कैसा है? गोला है।
लेकिन S1 S2 तो बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी गोला और ये भी गोला। तो देखो भाई S1 S2 के जगह पे हम SS लिख दिए, और यहां पर जो फर्स्ट वाले का सरफेस एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन कैसे है, तो एंगल कितना, तो ये माइनस ES आएगा। सेकंड वाला यानी ये वाला, इसमें सरफेस एरिया इधर, फील्ड भी इधर, तो कितना आएगा, ES आएगा, कोई डाउट। अच्छा यहाँ पर S2 की जगह भी S लिख सकते हैं ना। थर्ड वाला का लेकिन जब बात करेंगे तो सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर है और फील्ड उधर है, तो 90 डिग्री, तो 0 आया। तो ये 3 इक्वेशन बना, इतना मेहनत से 3 इक्वेशन निकाले। हाँ, अब ये तीनों को क्या करेंगे, नेट फ्लक्स चाहिए अगर, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, नेट फ्लक्स के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो φ1 + φ2 + φ3, तो φ1 माइनस ES है, φ2 ES है और ये 0 है। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हुआ, कितना आया ये। अगर फील्ड वेरिएबल दिया तब ना सोचना पड़ता है, तो वेरिएबल फील्ड के लिए तो लो ना भाई। वेरिएबल फील्ड के लिए गॉस अंकल क्या बोला है कि ये लीजिए इंटीग्रेशन E.ds = Q/ε, ये बोला है ना गॉस अंकल। तो बोला कि अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दिया हो तो किसके थ्रू जाइए, इंटीग्रेशन के थ्रू। लेकिन अगर वेरिएबल नहीं दिया तो डायरेक्ट आंसर क्या, मतलब आंसर नहीं, मतलब डायरेक्ट इसको यूज कीजिए और यही आंसर दे देगा। तो इस वाले केस में क्या फील्ड वेरिएबल है, वेरिएबल है, बोलो नो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर भी हम E लिख रहे हैं, यहां भी कितना लिख रहे हैं, देख हर जगह E लिख रहे हैं, बात समझ में आया। तो यहां पर कांस्टेंट फील्ड दिया, और तुम्हारा सिलेबस में 98% हर जगह फील्ड कांस्टेंट है। कोई ऐसा सवाल ही नहीं जिसमें फील्ड कांस्टेंट नहीं दिया, 98% सवाल में। क्या बोल रहे हैं, नहीं 98% फील्ड कांस्टेंट दिया है, जिसमें हम लोग गॉस थ्योरम लगा रहे हैं उसके लिए। जैसे अभी एप्लीकेशन पढ़ेगा ना गॉस थ्योरम का, तो 3 एप्लीकेशन है, तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है, कांस्टेंट, ताकि गॉस थ्योरम आराम से बन पाए। समझ में आया नहीं आया, बोलो। हाँ, तो हमको अगर यहाँ पर फील्ड कांस्टेंट दिया तो डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं ना, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कभी कभी इससे भी सॉल्व करते हैं, इससे इसलिए सॉल्व करते हैं ना ताकि हमको इधर से भी एक आंसर मिले, इधर से भी, और दोनों आंसर क्या रहे आपस में, दोनों आंसर इक्वल रहेगा, ये मानता है। देखो इससे आएगा भी अभी देखो यहाँ से ये 0 हो गया, ये 0 कैसे आया, एक एक करके निकाले तब आया। अब हम लोग देखो यहाँ पर गॉस अंकल को इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग गॉस अंकल। हाँ, तो गॉस अंकल का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला है फाई गॉस अंकल का, यूजिंग गॉस अंकल फाई = Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनसाइड कितना है इसके अंदर, बोलो, कोई चार्जे नहीं है, तो चार्जे नहीं तो उसको क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा। तो देखो एक लाइन में ये बता दिया, एक लाइन में, एकदम एक लाइन में ले। हाँ हाँ, वैसा कभी नहीं हो सकता है, तो कुछ भी बात बोल दिया फिर, वैसा नहीं होगा, वैसा कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 0 हुआ, तो देखो इसलिए NCERT एकदम खतरनाक लिखा है, ग्रेट इक्वेशन बोल रहा है इसको। हाँ, पढ़ेगा किताब में तो मिल जाएगा तुमको, लिखा रहेगा इट इज़ अ ग्रेट इक्वेशन विच कैन जस्टिफाई द कैलकुलेशन विच कैन सेव आवर लेबर। हम लोग का जो मेहनत है, मजदूरी है, उसको सेव कर देगा, एक लाइन में कहानी खत्म। ठीक है, आया समझ में। तो देखो इतना किया, इतना ताम झाम, और ये एक लाइन में आंसर दिया। चार्ज है यहाँ, चार्ज है अंदर में, अरे नहीं है तो डायरेक्ट 0 डालो, डिवाइड करो, आंसर 0, खत्म। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट था, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर पाए। अगर वेरिएबल देता तब ये इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता, समझा। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेशन यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं दोस्त। कांस्टेंट भी रहेगा तब भी इससे सॉल्व कर सकता है। नहीं उल्टा बोल दिया ना तुम, वेरिएबल वाले में कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, समझा। नहीं कांस्टेंट वाला बाहर निकलता है ना, कांस्टेंट टर्म जो होता है वो बाहर जाता है, वेरिएबल टर्म तो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहता है और उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, समझा। तो अभी जो तुमको जो न्यूमेरिकल्स हम करवाए थे उसमें जो मैक्सिमम फील्ड दिया था वो कांस्टेंट था कि वेरिएबल, तुम लोग को न्यूमेरिकल्स जो करवाए थे उसमें वेरिएबल फील्ड दिया था, इसलिए हम किससे निकाल रहे थे, इससे निकाल रहे थे। लेकिन जहां से कांस्टेंट फील्ड देगा तो इजीली हम लोग इससे सॉल्व करेंगे और इससे भी करेंगे, दोनों से सॉल्व करके तब आंसर निकालेंगे। अभी सिर्फ हम तुमको इससे बता रहे हैं, ये वाले से बता रहे हैं। जब एप्लीकेशन पढ़ाएंगे ना, एप्लीकेशन, तो ये दोनों यूज करेंगे, क्योंकि गॉस अंकल ये दोनों के बारे में बता रहा है ना, तो इसलिए दोनों को यूज करेंगे। समझ में आया नहीं आया। तो एक्चुअल इक्वेशन जो गॉस अंकल दे के गया है वो ये है, कैसे है वो क्लियर हुआ, क्या इसको इस्तेमाल है, इतना जोरदार इस्तेमाल। ठीक है, चलो क्या लिखा है, वाई इट्स 0। ये जो यहां पर जो फील्ड फ्लक्स आ रहा है ये 0 क्यों है, बिकॉज सिलेंडर हैज नो चार्ज इनसाइड। अच्छा वो तुम अंग्रेजी का ग्रामेटिकल मिस्टेक और ये सब खोज रही हो, यहां पर समझ में आया ये क्यों लिखा गया, ये ताकि तुम्हारा ध्यान एकदम जाए इधर। देखो क्या लिखा है, वाई इट्स 0, ये जो फ्लक्स आया ये 0 क्यों आया, क्यों आया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि यहां पर चार्ज है ही नहीं, वही लिखा है, बिकॉज सिलेंडर हैज नो चार्ज इनसाइड। बाहर में हो सकता है भाई, सर क्यों बाहर में हो सकता है, क्योंकि बाहर में फील्ड बन रहा है ना, लेकिन अंदर में तो चार्ज है ही नहीं है ना, समझा नहीं समझा। तो इसीलिए इसका फ्लक्स कितना आ रहा है, डायरेक्टली 0 आ रहा है, अकॉर्डिंग टू गॉस अंकल, एक लाइन में एकदम। ठीक है, देखो समझो, पहला यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गॉस लॉ है,
इससे 100% तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन आएगा, 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता इससे क्वेश्चन ना आए, बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में ही लिखा है हेडिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनसीईआरटी खुद ही हेडिंग डाला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गॉस थ्योरम। तो इससे क्वेश्चन कितना पॉइंट, टोटल 6 है, ऐसे टोटल 6 पॉइंट्स है। और एनसीईआरटी पॉइंट लिख जरूर दिया, लेकिन एक्सप्लेन किसी को नहीं किया, बस वो लिख दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया किसी को। देखो क्या लिखा है पहले, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर ओनली क्लोज सरफेस। ये तो पता है ना, मालूम है ना, क्लोज होना चाहिए चारों तरफ से, ये नहीं कि कहीं से खुला है, तो ये तो तुमको मालूम ही है। नो मैटर व्हाट इज इट्स शेप एंड साइज, इसमें 2 पॉइंट छुपा हुआ है। पहला पॉइंट है क्लोज होना चाहिए सरफेस, दूसरा पॉइंट क्या है, शेप, और तीसरा एक और पॉइंट साइज। 3 पॉइंट हुआ इसमें टोटल। तो तीनों को अलग अलग ऐसे समझाया जाता था, तो हम चलो तुमको बताते हैं इसको, ठीक है। पहले तो क्लोज सरफेस समझ गई होगा ना। देखो अब दूसरा देखो आगे, दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर, शेप एंड साइज। तो हम पहले ये साइज वाला मामला समझाए हैं। साइज का मतलब ये है कि देखो एक छोटू सा क्यूब है, उसके अंदर चार्ज है। देखो यहाँ पर प्रणय, एक छोटा सा क्यूब है, उसके अंदर चार्ज है। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला बोलो, बोलो क्या है, क्यू इनसाइड बाई, यही है ना। क्या इसके अंदर में चार्ज है, हाँ, तो क्या लिख दिए यहाँ पर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, खत्म बात। क्या इसमें चार्ज है, हाँ, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो दोनों में वही आ रहा है। अरे गॉस क्या बोला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं पर ये बोला सरफेस एरिया देखना है, कहीं पर भी इसका फॉर्मूला में तुमको सरफेस एरिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए देखो दोनों का फ्लक्स क्या आया, तो इसीलिए लिखे साइज डजंट मैटर, चाहे ये बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब सुनो एक और बात, एक और सुनो। तुम बोलेगा सर ये था क्यूब था, स्फेयर में क्या, जैसे मान लो यहाँ पर एक छोटू सा स्फेयर है, इसके अंदर चार्ज क्यों है, ठीक है। यहाँ देखो तुम क्या अपना हाथ पैर बना रही है, यहाँ देखो इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक हम बड़ा सा स्फेयर ले लें और इसमें चार्ज रख दे, तब भी कितना आएगा इसका फ्लक्स, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका प्रूफ भी है कि कैसे ये छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों का सेम आया। तो छोटा सा हम 2 लाइन में बताते हैं ये बात कैसे हुआ, ठीक है, 2 लाइन में इसको बताते हैं। ये समझ में आया पॉइंट ये वाला। अभी हम किसके बारे में सिर्फ तुमको बताए हैं, साइज के बारे। अभी शेप के बारे नहीं बताए हैं। शेप समझता है, देखो ये एक क्यूब है और ये भी तो क्यूब है, तो दोनों का शेप कैसा है, सेम, और साइज भी कैसा है, साइज अलग अलग है और शेप सेम है। शेप और साइज से कोई मतलब ही नहीं है, बस मतलब है कि चार्ज कितना है, कितना चार्ज है इसमें, इसमें भी कितना है, तो दोनों का क्यू लिखेंगे, तो इसलिए दोनों का फ्लक्स क्या आएगा। अब मान लो यहां पर एक और चार्ज आ जाए, तब इसका कितना हो जाएगा चार्ज, तब इसका क्या लिखोगी फ्लक्स, इसका फ्लक्स क्या लिखोगी तब, 2q बाई, अब तो अलग अलग हो गया ना, अभी अलग अलग हुआ क्योंकि इसमें चार्ज 2 गुना हो गया, लेकिन इसमें चार्ज कितना है, सिर्फ क्यू, तब अलग अलग होगा। मतलब मैटर सिर्फ किसका है, मैटर सिर्फ किसका है, चार्ज का मैटर, कि चार्ज कितना है उसके अंदर। यहां भी अभी जब एक ही चार्ज लेंगे तो कितना होगा, तब तो बराबर होगा ना। ये समझ में आया मिहिर, चार्ज देखो इसमें भी क्यू इसमें भी क्यू, तब तो इक्वल ही आएगा। चार्ज अगर बढ़ेगा तब सोचना है। तुम बोलोगे सर ये एप्सिलॉन नॉट का क्या, अरे एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है ना, कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, वो तो फिक्स है, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में समझे, साइज के बारे। अब आते हैं शेप के ऊपर। शेप से भी कोई मतलब नहीं, लिखा है ना यहाँ पर क्लियर कट, देखो शेप एंड साइज बोथ डजंट मैटर। अभी समझाते हैं कैसे, ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ पर ये हम लोग को ये समझना है ना कि दोनों का फ्लक्स सेम कैसे होगा। मतलब ये इसको फर्स्ट मान रहे हैं, ये वाले को सेकंड, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो इसके थ्रू फ्लक्स होगा वही इसके थ्रू फ्लक्स होगा। भले इन लोग का साइज बड़ा छोटा है, उससे कोई मतलब नहीं है, वही बताने वाले, वही समझाने वाले, ठीक है। तो इस वाले चार्ज का फील्ड किधर बन रहा है बताओ, इस तरफ बन रहा है, और इसका एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है ना। अगर ds एरिया वेक्टर ले तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला पढ़ी हो, गॉस थ्योरम, ये नहीं, ये गॉस थ्योरम नहीं है, ये भी तो है ना, ई डी एस कॉस थीटा। याद करो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला पूरी जो पूरा फॉर्मूला है नेट फ्लक्स क्या है बताओ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई, यही है ना। तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसको भी तो यूज कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है। तो हम देखो उसी को लिखें ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया कितना ds, दोनों के बीच का एंगल कितना लिखेंगे यहाँ थीटा को 0 डिग्री लिखेंगे, तो ये cos 0 हट जाएगा। फिर यहाँ पर ये ds को ds छाप दिए। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखे, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद फिर देखो ये जो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर था, इसको इंटीग्रेशन के कहाँ निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। और ये ds का इंटीग्रेशन क्या लिख दिए, s लिखें, और ds का इंटीग्रेशन s लिखें, और s का वैल्यू कितना डाल दिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना आया बताओ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। अब जरा इस पे आओ तो देखो सेकंड वाला ये है, तो सेकंड वाले में भी फील्ड किधर होगा, इधर होगा, और सरफेस एरिया किधर होगा, इधर ही होगा। लेकिन अलग क्या है दोनों में अलग क्या है बताओगी,
क्या अलग है? रेडियस नहीं, उस रेडियस से क्या अलग आया, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, रेडियस से क्या चीज अलग निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसका रेडियस कम है। इस वाले का तो रेडियस ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 लिख लें, और क्या लिखेंगे E2 को? KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर लिखेंगे, KQ बाई स्मॉल स्क्वायर। बोलो। तो देखो उसको ना हम डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिख दिए। डायरेक्ट कैसे लिखें? जैसे इसका आया था सेम वैसे ही इसका भी आएगा ना, बस जहाँ कैपिटल है वहाँ क्या लिख देना है, बाकी सारा चीज तो सेम है। इसमें चार्ज क्यों, तो इसमें भी चार्ज कितना, बस इसका रेडियस क्या है, अलग है रेडियस। रात समझ में आ रहा है? हाँ। अब यहाँ पर देखो 1/4 पाई r स्क्वायर, क्यों 4 पाई r स्क्वायर, सेम वही रिजल्ट आएगा। तुमको भाई डाउट हो रहा है? कहाँ डाउट हो रहा है बोलो? नहीं है? तो यहाँ से देखो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये सेकंड वाले के थ्रू कितना आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और वो छोटू वाले के थ्रू भी कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों आया वैसा? क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर वाला मामला तो कट जाता है ना, रेडियस कट ही जा रहा है, तो रेडियस कट गया तो बचा कुछ नहीं। नहीं समझ में आया तुमको ना? तुमको नहीं आया समझ में? नहीं आया? आगे समझ में। देखो यहाँ पर ये रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है इसका, उसके बावजूद आंसर सेम आ रहा है। कैसे? क्योंकि रेडियस वाला टर्म क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल हो रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी में या फिर ऐसा बताया जा रहा है कि साइज से कोई मतलब नहीं है, छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा शेप से भी मतलब नहीं है। अब तुमको शेप वाला हम बताते हैं, ठीक है? इसको लिख लो जल्दी से, शेप वाला फिर बता रहे जल्दी से। चलो देखो, देखो भाई पूरा दुकान खोल लेता। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर शेप, शेप के बारे में देखो क्या लिखा है। ये देखो एक क्यूब है, शेप के बारे में समझा रहे हैं, शेप कैसे मैटर नहीं करता है। इसके चार्ज कहाँ है? अंदर में है। फॉर्मूला बोल क्या है? क्यू इनसाइड बाई, अगर टोटल फ्लक्स चाहिए तो बार बार रिपीट कर रहे, टोटल फ्लक्स, सिर्फ फ्लक्स नहीं, सिर्फ फ्लक्स निकालना रहेगा तब किसके बारे में? हाँ देखो इसको भी आगे चलो, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका टोटल फ्लक्स कितना आएगा? अच्छा इसमें तो चार्ज है ही नहीं, ले चार्ज, चार्ज यहाँ है। अच्छा एक और बात सुन ले, एक और बात सुन ले, इसमें इसी में बता दे रहे वो पॉइंट, हालांकि एनसीईआरटी इसमें लिखा नहीं है फिर भी समझा। देखो यहाँ पर ये चार्ज यहाँ रखेंगे तो क्या दिक्कत है उससे? कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज का इनसाइड लिखा है ना, लिखा है क्या अंकल, गॉस अंकल, कि सेंटर, सेंटर से लिखा है क्या कहीं पर? क्या? देखो 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 उसमें स्फीयर के केस में बता रहे थे ना वैसा, वो बस बोला है चार्ज शुड बी इनसाइड। देखो जब फ्लक्स निकालेंगे फील्ड के बारे अलग हो जाएगा। सुनो सुनो, अगर हम तुम इस चार्ज के बारे बोले, इस चार्ज का यहां पर फील्ड क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर इसी चार्ज का यहां पर फील्ड के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहां चार्ज नजदीक है ना इस पॉइंट से, तो यहां ज्यादा हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो फील्ड चेंज होगा ना, फ्लक्स थोड़ी। फ्लक्स के बारे तो सेम रहेगा ना, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनसाइड बाई। अब चार्ज कहीं भी रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, हाँ लेकिन बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर रहेगा तब तो जीरो हो जाएगा ना, ये समझा? अच्छा एक और चीज, अगर तुम चार्ज को ना बाहर रखा ना अंदर रखा, ऐसे बीच में लटका दिया तब क्या है? नहीं, बीच में लटकाने का मतलब पता है, बीच में लटकाने का मतलब आधा बाहर आधा अंदर, तो उसमें भी लगेगा गॉस लॉ, लेकिन उसमें तुमको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। मतलब चार्ज को क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। चार्ज इनसाइड बोला है ना वो, तो हम लोग अपने से यहां पर एक सिलेंडर बना देंगे और ढक देंगे उसको। ये आगे का है गॉस लॉ, आगे का जो बात बताया अंकल जी, समझ में आया? अरे देखो वो जब ऐसा बोला ना, देखो वो जैसे ये स्टेटमेंट वो बोला ना, चार्ज शुड बी इनसाइड, हाँ, तो उसको सब बोला कि अच्छा सर आउटसाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है समझ गए, इनसाइड होना चाहिए। तो इनसाइड में इधर उधर हो सकता कहीं भी, तो बोला हाँ इनसाइड में कहीं पर भी रखिए। अच्छा आधा अंदर आधा बाहर, तब क्या होगा? तो बोले तब फिर उसके लिए फिर उसको रिसर्च किया खतरनाक टाइप से, फिर बोला कि हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना के उसको जबरदस्ती ढक लेंगे। लेकिन कब ढकेगा भाई? आधा अंदर आधा बाहर के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं कि बाहर है तो उसको भी ढक रहा है, बाहर वाले को भी, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ये नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो चार्ज कहीं भी हो इसके इनसाइड में, कहीं भी इनसाइड में हो तो फ्लक्स कितना आएगा? देखो ये स्फीयर है, इसका भी फ्लक्स कितना आ रहा है? यहां पर देखो अमीबा बना दिए, यहां चार्ज लेकिन अंदर में है, देखो बंद है अमीबा सब तरफ से, कितना आया फ्लक्स? तो चाहे कहीं भी हो, क्या बोल रहा है? अरे बोलने के लिए अमीबा बता रहे हैं, ऐसे कोई सरफेस है इस टाइप का, अजीब सा कोई सरफेस है ना, जिसका कोई मतलब ये नहीं है, सरफेस एरिया अजीब सा है सरफेस, तो उसका भी फ्लक्स कितना आएगा? क्यों? टोटल फ्लक्स। लेकिन देखो फाइटी लिखे हैं हर जगह, तो यहां पर तुमको इससे मतलब है कोई? अरे शेप से कोई मतलब है? शेप कितना अलग अलग देख रहा है, स्फीयर है, सिलेंडर है, ये है वो है, लेकिन सबका फ्लक्स कितना आ रहा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आया बात समझ में कि नहीं आया? बोलो ना, बोलो। ये वाला, हंसो मत, बोलो, हंसो मत फालतू, बताओ ना क्या बोल रही हो? क्या अमीबा का? वाह रे भाई वाह, ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यानी कि तुमको शेप से कोई मतलब नहीं, और साइज के बारे में तो पीछे बता ही दिए अभी जस्ट। चलो नेक्स्ट पॉइंट,
हमको लगा कुछ जरूरी चीज पूछ रही है फालतू। लिखा है द चार्ज क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रेट इक्वेशन इज टोटल चार्ज इनसाइड लोकेटेड इनसाइड टोटल चार्ज इनसाइड लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड। क्या मतलब है इसका कि जैसे ये अगर मेरे पास एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर के अंदर में मान लो एक चार्ज है, ठीक, तो फ्लक्स कितना आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर 2 चार्ज 3 चार्ज आ गया तब कितना आएगा फ्लक्स कितना आएगा, हाँ क्यू इनसाइड, और यहाँ पर क्यू इनसाइड के साथ साथ क्या होना चाहिए नेट अपॉन, तो क्यू इनसाइड कितना है 1 2 3, तो क्या लिखेगा यहाँ पर 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक और चीज लिखा हुआ है, मतलब ये जो चार्ज है ना ये नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, समझ में आया, सिंपल बात लिख रहा है। राइट साइड किसको बोल रहा है, सही बोल रहा है राइट साइड, हाँ देखो ये राइट साइड में लिख रहे हैं तो इसलिए बोल रहा है कि टोटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो तुम फ्लक्स जो निकाल रहे हो कैसा निकाल रहा है, तो चार्ज भी टोटल लेगा, लेकिन कौन सा वाला इनसाइड वाला। अगर बाहर में रहा तो नहीं लेगा उसको, बाहर वाला क्यों लेगा, बाहर वाला चार्ज। अरे राइट साइड मतलब कि देखो ये लेफ्ट साइड हुआ LHS और ये RHS हुआ ना राइट हैंड साइड, तो वही बोल रहा है राइट हैंड साइड। तो ये हम इसीलिए ऐसा लिखे ना, हाँ ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये कौन लिख रहा है, अरे NCERT लिखा ना रे, गॉस अंकल लिखा NCERT ऐसा लैंग्वेज लिखा है, तो हम तुमको ताकि तुमको समझ में आए NCERT का लैंग्वेज इसलिए बता रहे। क्या ये समझाने के लिए कि बाहर वाला चार्ज को इंक्लूड नहीं करना है, अगर बाहर वाला को इंक्लूड करेंगे तब तो 4 क्यों हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला को इंक्लूड नहीं करना है, आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे ही पढ़ाता है ना यूट्यूब में। तो देखो अब यहाँ पर ग्रेट इक्वेशन इज द टोटल चार्ज इनसाइड लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड, मतलब ऐसा नहीं कि जो बीच में हो उसी को लेंगे, अरे भाई इधर उधर सबको लेना है, इनसाइड बोला है वो, ये थोड़ी बोला सेंटर पे जो हो। तो सर आप तभी से सेंटर पे क्यों बना रहे थे, वो आजकल ट्रेंड हो गया है सेंटर पे बनाने का, तो इसलिए सेंटर पे बना दिया, समझ में आया लेकिन वो डेरिवेशन में वो ट्रेंड मत लगाना, क्योंकि डेरिवेशन में जो चार्ज को सेंटर पे लिया अगर इधर उधर ले लिया तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा, नहीं समझा। डेरिवेशन जो प्रूफ करवाए थे गॉस थ्योरम का, उसमें अगर तुम चार्ज को इधर उधर ले लिया सेंटर पे नहीं लिया तब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट का मतलब, नहीं समझी क्या, नहीं समझे ना जो बोले हम, नहीं समझी जो बोले समझी, मतलब कि जो हम डेरिवेशन करवाए थे उसमें इससे बना के इसे सेंटर पे लिए थे ना, तब क्यों लिए थे ताकि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वही, लेकिन अगर यहाँ इधर खोपचे में ले लेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा और यहाँ पर का क्या हो जाएगा, समझ में आया। तब तो ये फिर अच्छा बात नहीं ना हुआ, चलो ठीक आगे चलते हैं। अच्छा बात नहीं हुआ मतलब कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा, ये मतलब हुआ उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा एक और चीज़ इसी में बता देते हैं, एक और चीज़ इसी में बता देते हैं। देखो 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 एक और चीज़ बहुत पूछता है कि जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, इसको लिख लेना साइड में। जैसे देखो क्या है, मान लो कि मेरे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर है डाइपोल। क्या है इसके अंदर, अरे डाइपोल रमेश याद है कि नहीं, डाइपोल का मतलब तुम लोग खुद बताओ भाई, एक प्लस और एक माइनस और दोनों के बीच का डिस्टेंस LL, क्या भाई ने बोला था वो L, दूसरा भी एक और L होगा तो LL होगा, L2L होगा, ऐसे ही बताया था ना वो, तो ऐसे ही करके वो डिस्कवरी किया था भाई डाइपोल का। तो अंदर अगर डाइपोल, यहाँ देखना रे भिखारी, यहाँ देख, अगर अंदर डाइपोल होगा मतलब यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, तुरंत एकदम भीख मांग लेते हैं, मेरे पास 2 रुपया होगा ना तुम 1 रुपया ले लेना मेरे से, यहाँ पर एक प्लस और यहाँ पर माइनस। तो अगर तुम यहाँ पर निकालेगा नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स में क्या करते हैं हम लोग, क्यू इनसाइड नेट बाई, अच्छा सुन एक और चीज, चार्ज को विथ साइन रखना है, ये मालूम है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो प्लस क्यू लिखना, माइनस चार्ज हुआ तो माइनस क्यू लिखना, क्लियर है। अगर सिर्फ क्यू लिखा रहा था तब तो प्लस क्यू ही लिखना। तो साइन मैटर नहीं करना, वो उसके लिए था कूलम्स लॉ के लिए, कूलम्स लॉ के लिए था ना वो, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, वो कूलम्स लॉ में था, ये गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ में बोला विथ साइन रखने के लिए, समझी। क्यों, उसका कारण है बाबू, क्योंकि वहां पर जब तुम जो फोर्स निकाल रही हो ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो उस समय तुम उसको उसमें वेक्टर नहीं लगा रही हो, तो वेक्टर नहीं लगा रही हो किसका, क्या चीज का, हाँ देखो बता रहे हैं, हाँ देखो यहाँ से जब फाई नेट निकालेंगे हम लोग तो पहले चार्ज कितना लिखेंगे प्लस क्यू, उसके बाद क्या लिखेंगे नेक्स्ट वाला माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इससे मर जाएगा, कितना आएगा। तो एक डाइपोल की वजह से फ्लक्स कितना आता है टोटल फ्लक्स, तो जब भी एग्जाम में लिखा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ डाइपोल, 4 ऑप्शन दे, तो हमेशा क्या आंसर होगा, कैसे होगा समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ में, क्योंकि डाइपोल का मतलब एक प्लस एक माइनस दोनों एक दूसरे को मार देगा तो बचेगा क्या, 0, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ज़्यादा ही हो गया, अभी लिखना बंद करो दोस्त, ये क्वेश्चन MCQ में पूछेगा तुम लोग से, है ना। हाँ उसके बाद फिर जब हम अगले साल पढ़ा रहे थे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा MCQ में मिला था हमको, तो इसलिए बहुत कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन तुमको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है इसमें, देखो कैसे वो बताते हैं। यहाँ पर तुमको फॉर्मूला जो लिखवाया गया है, क्या लिखवाया गया है, फाई नेट इज इक्वल टू बोल पूरा गॉस थ्योरम बोल, E ds
क्यू इनसाइड बाई, ये पूरा है ना गॉस अंकल का लॉ है। अब देखो, अब यहां पर मान लो कि कोई स्फेयर है, क्या है इसमें एक चार्ज है और एक चार्ज बाहर में है, 3 चार्ज है। हाँ, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ अभी फालतू टाइम वेस्ट होगा, उसको नहीं बता रहे। बाहर में एक चार्ज है, तो तुम जब यहां पर फाइनेट लिखेगा तो क्या लिखेगा, फाइनेट जो होगा ना, इसमें ये क्यू इनसाइड का मतलब क्या है कि तुम इसको भी लेगा, और मतलब ये किसकी वजह से सिर्फ 2 चार्ज इसमें आएगा भाई, क्योंकि इनसाइड है ना। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू ऑल द चार्जेस है, ऑल द, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लिखता है वो इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, मतलब बाहर में जो चार्ज रहेगा उसका भी लेके चलना है। ये बड़ा अजीब सा बात है जो गॉस अंकल बताया, अजीब सा नहीं, बोला भी सही, बोला कि आपको यहाँ चार्ज तो अंदर ही वाला रखना है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर कोई बाहर में चार्ज मौजूद है तो उसका भी लिखना है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई किए थे ये, देखो, क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक स्टार्ट किए थे ना, तो उसमें ये तुम लोग को बताए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो जनरली डिफाइंड होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, मतलब अगल बगल जितना भी चार्ज होगा सबका इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ेंगे तब नेट फील्ड निकलेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, सिर्फ इन दोनों का नहीं है, बाहर वाला जो चार्ज है उसका भी लेना पड़ेगा। आया समझ में नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो सिर्फ अंदर वाले का नहीं, बाहर में अगर चार्ज है तो उसको भी लो। हाँ, तो यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ये एमसीक्यू में बहुत पूछता है। चार्ज तो इनसाइड, देखो वही बात लिखा है एनसीईआरटी, इन द सिचुएशन, देखो पढ़ो ठीक से, इन द सिचुएशन, बहुत अच्छा लिखता है, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चूजन दैट देयर इज सम चार्ज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। देखो ये सरफेस ऐसा हम लोग लिए हैं जिसमें कि कुछ चार्ज बाहर रह गया और कुछ चार्ज अंदर रह गया, दोनों मामला आ गया ना यहाँ पर। अगर यहाँ पर सिर्फ अंदर में आता तब तो कोई सोचना ही नहीं पड़ता, तब तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से होता है बताओ, किसकी वजह से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब किसकी वजह से, अगर उसको हटा दिया बाहर वाले को तो सिर्फ अंदर वाले को, बाहर में तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर बाहर में आ गया तब सोचिए क्या करना है, तब एक बात तो पक्का है कि ये चार्ज कहां का होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का होगा, आउटसाइड इनसाइड बोथ। तो यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चार्ज प्लस इनसाइड चार्ज दोनों का होगा। पढ़ो आगे क्या लिखा है स्टेटमेंट, आगे लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। द टर्म क्यू, फिर बोला ऐसे लिखा, एनसीईआरटी बहुत लंबा लिखा था, हाउएवर ऑल्दो द चार्ज क्यू रिप्रेजेंट्स इनसाइड वाला चार्ज ओनली, ऐसे करके लिखा था, तो हम इसको शॉर्ट में लिख दिए द टर्म क्यू, मतलब ये वाला जो क्यू है रिप्रेजेंट्स चार्ज इनसाइड। क्लियर है ना, ये तो बता दिए बहुत बार, आगे समझ में नहीं आया? देखो इनसाइड वाला हर पॉइंट में ये बात रिपीट कर रहा है कि चार्ज कौन सा होना चाहिए, इनसाइड। वही तुमको स्टार्टिंग से भी समझा रहा था, क्या बोल रही? हाँ, चलो कहाँ चलना है? फोर्थ पॉइंट है एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज ऐसे दिया, द सरफेस एरिया विच वी चूज फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये क्या है, ये गॉस लॉ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ जिसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि यहां पर मेरे पास एक सिलेंडर है, वही वाला मामला, अगर चार्ज ना अंदर रखें हम ना चार्ज बाहर रखें, चार्ज ऐसे लटका दिए, मतलब ना अंदर ना बाहर, तो इसका आधा फील्ड कहां जाएगा, अंदर, और आधा फील्ड कहां जाएगा, बाहर जाएगा, है? तो अब यहां गॉस लॉ लगेगा? नहीं लगेगा। अगर गॉस लॉ लगाना है तो यहां पर इसको ढकना पड़ेगा, और ढकने के लिए कैसा ढकेंगे इसको, देखो यहां पर बना के बताते, ठीक है, ऐसे देखो ढक लेंगे इसको। सिलेंडर है ये, तो ये सिलेंडर के ऊपर हम क्या लगा देंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, और यहां पर ये चार्ज ढक जाएगा। देखो समझो इसको ध्यान से, बात मत करो। इससे फायदा ये हुआ, अब ये चार्ज इनसाइड हो गया, तो अब इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स क्यू बाई टोटल फ्लक्स कितना आएगा। लेकिन अगर तुमको हम फ्लक्स सिर्फ इस वाले सिलेंडर के थ्रू पूछे, इस वाले के थ्रू, तो ये सिलेंडर सेमी सिलेंडर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आधा जैसा दिख रहा है। तो फ्लक्स थ्रू अगर तुमसे सेमी सिलेंडर पूछेंगे, सेमी सिलेंडर मतलब ये छोटू वाला के थ्रू, सिर्फ ये जो पहले से था, तो कितना आएगा, सेमी, क्योंकि इसके थ्रू बोल रहे हैं, और सिलेंडर बोलेंगे तो ये पूरा। ये क्या हुआ मालूम चला, देखो पहले ये सिलेंडर था जिसमें चार्ज क्यू था, तो ये चार्ज आउटसाइड था, तो इसको ढकने के लिए हम क्या किए, एक और सिलेंडर बनाए। हाँ, आधा अंदर आधा बाहर था चार्ज, तो उसको ढकने के लिए क्या किए, बाहर से अपने से सिलेंडर बनाए। और ये जो अपने से बनाते हैं ना, उसको क्या नाम देते हैं, गॉसियन सरफेस, अपने से जो बनाते हैं। और एक और चीज देखो, यहां सिलेंडर था तो सेम टू सेम उसके जैसे क्या बनाए हम, सिलेंडर बनाए। अब अगर पूछेंगे इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना है, तो क्या बोलोगी, जितना जो गॉस अंकल बताया, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, क्यू है,
और कहाँ इनसाइड है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर पूछेंगे सिर्फ इसके थ्रू, तो क्या यहाँ पर डिवाइड करेगा किससे? तुम बोलेगा सर यहाँ 2 से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि यहाँ पर कितना टोटल सरफेस को घेर रहा है? 2 सरफेस घेर रहा है, तो इसलिए किससे डिवाइड किए? अब ये 2 समझने का बहुत सारा और लॉजिक है, ये 2 से ही डिवाइड क्यों किए? एक हम तुमको बताएं, क्या लॉजिक बताएं? यहाँ पर क्योंकि 2 सरफेस इसको घेर रहा है, इसलिए किससे डिवाइड किए? आया समझ में? अच्छा, ये जो निकला हुआ है सांझी, ये जो फ्लक्स निकला हुआ है, ये फ्लक्स थ्रू सिलेंडर है या सेमी सिलेंडर? ये वाला ऊपर वाला, हाँ, तो इसको फ्लक्स थ्रू सिलेंडर भी बोल सकते हैं, और ये वाला सेमी सिलेंडर, ठीक है, सेमी सिलेंडर। आया बात समझ में? नहीं आया? क्लियर है? हाँ, तो ये जो हम लोग बना रहे हैं ये वाला नया सिलेंडर, इसको क्या बोलते हैं? इसी वाले को गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से पढ़ो आगे। टेक केयर दैट द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। अब ये डिस्क्रीट चार्ज क्या होता है? डिस्क्रीट चार्ज का मतलब ये है कि वो चार्ज जो एक जगह एकदम इकट्ठा हो, इस टाइप से अजीब सा। तो इसमें ऐसा नहीं कि गॉसियन सरफेस बना दो, तो सर किस में बनाएंगे तब? देखो, मान लो कि ऐसे कोई वायर है, देखना ध्यान से, ये देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला बहुत ध्यान से देखना। मान लो यहां पर एक वायर है, इस वायर में ये डिस्क्रीट चार्ज है या कंटिन्यूअस चार्ज है? कंटिन्यूअस, क्योंकि एक लाइन से एकदम सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कैसा चार्ज हुआ? क्या इसके थ्रू फ्लक्स निकल पाएगा? नो 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 नो, क्योंकि ये चार्ज कैसा है? ये चार्ज कैसा है? ये चार्ज इसके सरफेस पे है ना, तो इसको ढकना होगा ना चार्ज को। नहीं समझ में आया? मेरा रॉड कहाँ गया? उसे मारेंगे नहीं, समझाएंगे। देखो, ये रॉड में मान लो ऐसे चार्ज है, तो ऐसे है तो चार्ज इसके बाहर है कि इसके अंदर है? अंदर बोलेगा बेवकूफे है, तो बाहर है तो इसको ढकेंगे कैसे? बताओ। नहीं, एक और रॉड लगाएगा हाथ, इसके बाहर से एक सिलेंडर बना दो। हाँ, तो सिलेंडर भी तो गोल होता है ना। हाँ, सिलेंडर डाल दिए उसके अंदर, तो ढक गया ना पूरा। नहीं समझ में आया? है? डिपेंड करता है कि ये कैसा है। ये देखो, वायर गोल गोल होता है ना, तो सिलेंडर जो उससे ढक रहे है वो सिलेंडर भी गोल। अरे वायर क्या है? अरे वायर कुछ नहीं, सिलेंडर ही है वायर। अरे भाई, वो वायर है, बताओ। वो तो उसके ऊपर से जो करते हैं हम लोग कोटिंग, वो है वायर का मतलब। जो पतला सा चीज होता है उसको वायर बोलते हैं, बेवकूफ आदमी। वायर जैसे यहाँ पर कहाँ, इसमें देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो, ये देखो, तुम्हारे लिए तोड़ा हुआ है, ये देखो, दिख रहा है वायर गोल सा? नहीं दिखा? देखो, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। हाँ, तो ये वायर गोल होता है ना, तो गोल है वायर, तो उसको ढकने के लिए क्या लगाएंगे? सिलेंडर लगाएंगे। नहीं समझ में आया? यहाँ क्यूब लगा दें, क्यूब, क्यूब लगा दें। सिलेंडर के अलावा कुछ और रहेगा तो उसके बारे में बात करेंगे अभी, और क्या क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिलेंडर ही क्यों बनाया, उसका भी थोड़ा देर में लॉजिक और बताएंगे, अच्छे से और बताएंगे लॉजिक। सर सिलेंडर ही क्यों लेंगे? क्या बोल रहा है? सर्कल? क्या बोला, फिर से बताओ ना। सर्कल? सर्कल कैसे होगा? स्फेयर होगा ना। सर्कल कहाँ से आ जाएगा? स्फेयर? स्फेयर रहा तो फिर स्फेयर ही से ढकेंगे। जैसे मान लो यहां पर एक स्फेयर है, इसमें चार्ज जैसे प्लस 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 है, ठीक है, ठीक है। तो ये चार्ज इनसाइड है या आउटसाइड है? देखो ध्यान से, हाँ, ये चार्ज इनसाइड या आउटसाइड? तो इसको ढकने के लिए क्या बनाएंगे हम लोग? एक बड़ा स्फेयर बना देंगे। आया समझ में? जैसा ये रहेगा उसके जैसा सेम टू सेम एक बड़ा सरफेस बनाएंगे, और उसको क्या नाम देंगे? नहीं समझ में आया? ये बात थोड़ा थोड़ा पता चला? देखो वही बात यहाँ लिखा है। अच्छा देख, अभी एक और सबसे जरूरी बात लिखा है, ये देखो, और यहाँ तक तो ठीक है। टेक केयर दैट द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। डिस्क्रीट चार्ज नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट मतलब क्या मतलब होता है? अजीब सा एक जगह इकट्ठा, उस टाइप का नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस चार्ज होना चाहिए, मतलब या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड या तो ऐसे देख डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब आया समझ में? तो गॉस लॉ इज वैलिड फॉर कंटिन्यूअस चार्ज, नॉट फॉर डिस्क्रीट चार्ज। अगर सिर्फ क्यों लिखा रहा तो ये कंटिन्यूअस हुआ? अरे ये तो पॉइंट चार्ज हुआ ना, तो पॉइंट चार्ज में गॉस लॉ वैलिड है? अरे है। क्यूब के अंदर सिंगल चार्ज नहीं था, स्फीयर के अंदर सिंगल चार्ज नहीं था। याद आ रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आगे क्या लिखा है। हाउएवर द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट। ये समझ में नहीं आया? अभी तुमको हम बताएंगे कि यहां पर वायर था तो सिलेंडर है काहे बनाए, क्यूब क्यों नहीं घुसा दिए इसमें? अरे क्यूब से ढक देते हैं, क्या होगा उससे? अरे ढकना ही है ना भाई, ये बना क्यों रहे गॉसियन सरफेस? ढकने के लिए ना। जैसे यहां पर ये चार्ज था, तो इस चार्ज के ऊपर ऐसे लाके क्यूब रख देते, तब नहीं ढक जाता? ढकता ना। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि सर आप ये सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर ही काहे बनाते हैं, क्यूब क्यों नहीं बना दे रहे उसके ऊपर? बताएंगे, अभी बताएंगे, ठीक है। उसको समझाने के लिए लेके आए हम सामान सब, अब समझाएंगे उससे। हाँ
अगर बोला दब गया ना बटन तो मेरा बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो, कम बैक गाइस, क्या लिखा है? गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स अ मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। देखो ये मुस्कान के लिए आंसर लिखा हुआ है। गॉस लॉ इज क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो, अरे पढ़ने नहीं आता है? पढ़ा लिखा गवार, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। हाँ, जैसे देखो ये एक क्यूब है, गॉसियन सरफेस कब बनाता है? तो देखिए चार्ज आधा अंदर आधा बाहर है अंदर बाहर नहीं दिख रहा है, पूरा अंदर दिख रहा है। रुक थोड़ा और सही करते हैं इसको, बाहर निकल। हाँ देख, ये चार्ज है, ये चार्ज को आधा अंदर आधा कहाँ रखे हैं? बाहर। अरे अंदर घुस गया, आधा अंदर आधा बाहर। तो इसको अगर ढकना रहेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक दूसरा सेम वैसे ही गॉसियन सरफेस बना के ऐसे ढक देंगे, तो चार्ज ढक जाएगा ना। आया समझ में? अब तुम बोलेगी सर हम इसको सिलेंडर से ढकेंगे। मान लो ये सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, इसको ऐसे ढक दिए, कैसा अजीब सा दिखेगा, टोपा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो वही बात यहां पर बोल रहा है, सम सिमेट्री दिस इज फैसिलिटेटेड बाय चॉइस ऑफ सुटेबल गॉसियन सरफेस। मतलब अगर आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब का जो चार्ज है ना, चार्ज बहुत बेवफा है यार, निकल बहुत गिरा हुआ। ये जो चार्ज है इसका आधा फील्ड अंदर और आधा बाहर, तो अगर इसको ढकना है अच्छे से सिमेट्री के साथ तो तुम यहां पर क्या ले आओ? एक दूसरा क्यूब ले आओ और तब उससे ढको। है ढकाएगा तो ये सिलेंडर से भी, यार देखो ये छोटा सा सिलेंडर, इससे भी ऐसे ढका जाएगा, लेकिन अजीब दिखेगा, कोई सिमेट्री नहीं दिखेगा यहां पर। आया समझ में? वही मतलब ही वही तो लिखा है। पढ़ पढ़ ठीक से पढ़, क्या लिखा है? पढ़ ठीक से, क्या लिखा है? दिस इज फैसिलिटेटेड बाय चॉइस ऑफ सुटेबल गॉसियन सरफेस। क्या लिखा है? गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स अ मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। सिमेट्री मतलब जैसा ऊपर में दिखेगा वैसे ही सेम टू सेम नीचे में दिखेगा। अगर अलग अलग सरफेस हो जाएगा तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना फ्लक्स बताना या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आया समझ में? तो अगर एक क्यूब रहे तो उसको क्या बनाओ? उसके ऊपर क्यूब ही बनाओ। अब चलो दूसरा एक और एग्जाम्पल देते हैं, सिलेंडर वाला देते हैं, है ना। सिलेंडर वाला में क्या है कि जैसे मान लो कि ये एक सिलेंडर है, मान लो सिलेंडर है नहीं, ठीक है। अब इसमें चार्ज को हम यहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर, हाँ। तो इसको ढकने के लिए ढकना है चार्ज को भाई, क्योंकि आधा बाहर आधा अंदर है, तो इसको ढकने के लिए क्या लगाएंगे? एक सिलेंडर लगाएंगे। और देखो एक सिलेंडर था वही वाला जो सेमी सिलेंडर वाला एग्जांपल दिए थे, तो उसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा के उसको ऐसे ढक दिए। तो सिमेट्री दिख रहा है ना भाई, एकदम लग रहा है कि एक बड़ा सिलेंडर बन गया और ये आधा वाला क्या हो जाएगा? सेमी सिलेंडर हो जाएगा। अब तुम इसको भाई ऐसे करेगा कि इसको जैसे मान लो कि यहाँ पर यही वाला क्यूब है, इसको ऐसे यहाँ पर लगाया चार्ज, ठीक। यहाँ पर और मान लो एक चार्ज रहता, यहाँ पर एक चार्ज है ना, ये एक और चार्ज मान लो रहता, और तुम इसको ऐसे ढकता तो आधा फील्ड मान लो इधर से निकल गया। समझो, तुम इसको सिलेंडर से ढका लेकिन आधा चार्ज नहीं ढक पाया, आधा ढकाया आधा नहीं ढकाया, तो जो बाकी आधा बच जाएगा उसको क्या दूसरा सिलेंडर लाके ढकेगा उसको, है। मतलब कैसा बनाएगा तुम? मतलब कुछ ऐसा तुम्हारे हिसाब से, अगर तुम्हारा दिमाग से चला जाए, तुम्हारा दिमाग अगर लगाया जाए तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर एक सर क्यूब है और ये क्यूब में यहाँ पर एक मान लीजिए कॉर्नर पे चार्ज है, कॉर्नर पे नहीं लेते, कॉर्नर बहुत टफ हो जाएगा। मान लो यहाँ पर चार्ज है, जैसे अभी दिखाए थे तुमको, सो मत, यहाँ पर दिखाए थे चार्ज। तो इसको ढकने के लिए इसके बगल में क्या बना दो? एक बगल में क्या बना दो? क्यूब ही बनाओ। अगर तुम सिलेंडर बनाएगा तो ऐसे ढकाएगा, फिर ये सिलेंडर बनाएगा तो ऐसे कुछ ढकेगा ऐसे सिलेंडर से। फिर मान लो कि यहाँ से फील्ड ऐसे पास कर दिया तो यहाँ पर एक और सिलेंडर बनाएगा, क्या फिर अजीब सा कुछ भी कर देगा। समझ में आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है तो इससे अच्छा यहाँ पर एक क्या बना दो? सेम साइज का क्या बना दो? एक क्यूब बना दो। ये समझ में आया नहीं आया? तो वही सिमेट्री के बारे में बोल रहा है, ठीक है, हैं? हाँ वही तुम्हारा गिफ्ट है। देखो इसके लिए गिफ्ट लाए हम, यही तुम्हारा गिफ्ट है, ये लाइट तुम्हारा गिफ्ट। खराब नहीं, अच्छा है, सही है, अच्छा है, हैं? चलो देखो आगे आगे, ये समझ में आया भाई? पॉइंट क्लियर है ना? तो गॉसियन सरफेस। अच्छा अगर जैसे और इसका एग्जांपल और तो ऐसे नहीं होगा, सिलेंडर होगा, एक स्फेयर वाला हो गया, 3 एग्जांपल हो गया, काफ़ी उतना। मतलब अगर एक क्यूब रहेगा तो उसके बगल में क्या बना देना? क्यूब ही बना देना, ठीक है। थोड़ा अजीब बन गया क्यूब। और अगर मान लो कि एक स्फेयर रहेगा, इसके अंदर देखो यहाँ पर मान लो चार्ज है भाई, चार्ज यहाँ पर था तब इसके बगल में बनाया है ना। स्फेयर में मान लो यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर नहीं है, मान लो यहाँ पर चार्ज है ऐसे करके, तो इसको ढकने के लिए क्या बनाएगा? एक बड़ा गॉसियन सरफेस बनाएगा और वो भी क्या होगा? स्फेयर होगा। अगर मान लो यहाँ पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर में चार्ज है, तो इसको ढकने के लिए क्या बनाएगा? ये क्लियर हो गया? एकदम क्लियर कंसेप्ट हो गया ये, कि कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें लिखा है फाइनली गॉसेस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। क्या मतलब है इसका? देखो मतलब ये है ना कि जैसे मान लो यहाँ पर एक स्फेयर है,
हाँ, और यहां पर चार्ज ऐसे है। तो तुम जितना बड़ा स्फीयर बनाएगा, जितना बड़ा स्फीयर बनाएगा वो मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली है गॉस लॉ। मतलब ऐसे, ये ऐसा कुछ बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है ना, ये लिख रहे हैं हम यहाँ पर 1/r²। कूलम्स लॉ पढ़ा है? क्या है कूलम्स लॉ बताओ? बाई, तो ये जो फोर्स होता है कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली का स्क्वायर के। सबसे जरूरी बात, मतलब अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स घटाते हैं, कितना घटाते हैं? तो ये कितना घट जाएगा? 4 गुना घट जाएगा ना, क्योंकि 2 लिखेंगे हम, लेकिन कितना हो जाएगा ये स्क्वायर होके, तो ये फोर्स जो है ये 4 टाइम्स घट जाएगा। अगर डिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। डिस्टेंस में 2 लिखे ना यहां पर, तो फोर्स कितना डिक्रीज करेगा? डिक्रीज क्यों बोल रहे हैं स्मृति? डिक्रीज क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया हाँ हाँ एकदम बिल्कुल सही। हाँ नहीं नहीं सही बोल रही, सही सही बोल रही, वेरी गुड। क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस आपस में कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम लोग डिस्टेंस का स्क्वायर 2 टाइम्स लिखेंगे तो फोर्स कितना घटेगा? डिक्रीजेस 4 टाइम्स। तो वैसे ही गॉसेस लॉ में भी जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं ना, वो भी कैसे डिपेंडेंट होता है? 1/r² के। मतलब सेंटर से ही जो डिस्टेंस होगा ये कैसे प्रोपोर्शनल होगा? r के नहीं, कैसे? r² के प्रोपोर्शनल होगा। ये थोड़ा थोड़ा आया समझ में? नहीं आया समझ में ना? ये वाला नहीं आया, आ गया? मतलब तुम जितना बड़ा गॉसियन सरफेस बनाओगी वो r पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? मतलब तुम रेडियस अगर 3 लेगा तो ये कितना हो जाएगा रेडियस? अरे 9 होगा रे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या कोई डाउट है क्या इसमें? है ना? देखो सबसे पहले क्या नोट्स, देखो अब हम बायो का नोट्स दें। देखो पहला ये एप्लीकेशन है, कितना एप्लीकेशन है? एक है तुम्हारा वायर के ऊपर, दूसरा है तुम्हारा प्लेन शीट के ऊपर, और तीसरा है स्फेयर के ऊपर। बताते हैं कैसे कैसे। जैसे देखो ये वायर है, ये वायर देखो यही वाला, ये कहां तक गया लेकिन, और इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा दोस्त मीर बताएगा, इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? कंटिन्यूअस। ये तो बात ठीक है, मतलब गॉस थ्योरम इसमें लगेगा। दूसरा बात, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल बताओ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल बताओ स्मृति। लैम्डा। हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो इसका लेंथ में चार्ज है ना, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या लिखेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखो भाई, देखो ये वायर के थ्रू, ये वायर पे हमको क्या अप्लाई करना है? गॉस थ्योरम। और इसके थ्रू क्या निकालना है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड। आई रिपीट, क्या लिखा है? पढ़ो, हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? चार्ज्ड वायर, और इंफिनिटी तक गया है। तो यानी कि तुम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएगा यहाँ पर, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E8 E9 E10, पूरा एकदम पगला जाएगा, जोड़ते 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 पूरा पागल हो जाएगा। उतना मेहनत करेगा क्या? तो यहाँ पर क्या लगाएगा? डायरेक्ट गॉस थ्योरम। और तुम बोलेगा सर गॉस थ्योरम को थ्रू तो फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया? क्या है ना? बताओ गॉस थ्योरम का फॉर्मूला बोलो, क्या है बोलो? फाई नेट इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू, इसका भी इस्तेमाल करेंगे इसमें, जब एप्लीकेशन जो भी करेंगे ना उसमें इससे भी सॉल्व करके आंसर निकालेंगे और इससे भी सॉल्व करके। देखो 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 ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन, इसको खोल के तुम क्या लिख सकता है? ये लिख सकता है, लिख सकता है, और क्यूब बराबर क्यूब। अब देख ये फाइनट हटा दे यहां से, ये फाइनट हटा देंगे तो ये दोनों बराबर है ना एक दूसरे के। इसको इंटीग्रेट करके यहां से इसको डिनोमिनेटर में भेज के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल जाएगा? आई रिपीट, देखो फाइनट बराबर होता है इन दोनों के, ठीक है? हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? ये वाले को। इससे सॉल्व करके यहां पर ये जो ds वाला टर्म रहेगा उसको नीचे भेज देंगे, और यहां से क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? यूजिंग गॉस थ्योरम। आया? तो इसको सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करना है अच्छे से, और क्या निकाल लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे अभी मालूम चलेगा। अच्छा देखो यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? लगा रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम निकालते क्या है? फ्लक्स, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड तब अभी करके बताएंगे। देखो यहां पर एक वायर है, तो इसको ढकना है तो क्या बनाना पड़ेगा ढकने के लिए? गॉसियन सरफेस। और वो गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए? सिलेंडर। चलो बालक ये इतना समझ गया।
और ये सिलेंडर ढक लिए। तुम बोलेगा सर क्या सिलेंडर में इन्फिनिटी तक जाएगा? ना ना ना, जरूरी नहीं है भाई, इतना सा चार्ज ढको, इसी की वजह से निकाल लो फील्ड, बाकी का वजह से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। नहीं समझा भाई? देख इतना सा वायर जो है इतना सा पार्ट को ढक ले तो बाकी के थ्रू भी ऑटोमेटिकली उतना ही होगा। अभी मालूम चलेगा कैसे, ठीक है सांजी, समझ में आ रहा है? इस सिलेंडर का लेंथ, यानी कि सिलेंडर अब मत बोलो इसको, क्या बोलना है इसको? गॉसियन सरफेस। और इसका लेंथ हम कितना ले रहे हैं? एल ले रहे हैं। क्या बोलो फिर से, क्या बोल रही है? कहाँ चार्ज छूट गया? क्या बोल रही है? क्या चीज बोलोगी तब ना। वही तो बोल रहे हैं कि इसका एक पार्ट ढको तो इसके थ्रू जो फील्ड होगा वही बाकी के थ्रू भी होगा। इतना का फील्ड निकाल लो, बाकी का देखना ऑटोमेटिक। देखो बाबू सुनो, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है कि अगर एक पतला वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अगर जैसे हम तुमसे पूछें कि सिंगल चार्ज का फील्ड कितना बनता है तो क्या बोलोगी? KQ/R²। लेकिन जब एक वायर होता है तो देखो इतना बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख रहे हैं λ/2πr/ε0, ये आता है λ/2πr/ε0, ये आता है फील्ड थ्रू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब ये मालूम कैसे चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वायर का है? देखो यहाँ पर लैम्डा आ रहा है, लीनियर चार्ज, और लीनियर चार्ज किस में होता है? वायर में कि स्फीयर में? वायर में ही होता है। 2πr, व्हाट इज आर? ये जो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं इसका रेडियस, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस होगा ना, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r, पाई तो नंबर है, 2 तो नंबर है, ε0 यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। अच्छा एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। गजब। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोल, KQ/। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता था ना, लेकिन जब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करेगा। कहां चार्ज आ रहा है फॉर्मूला में? समझ में आ रहा है? सिर्फ रेडियस, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना चौड़ा और कितना पतला बताया गॉसियन सरफेस। तुम बोलेगा सर रेडियस से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मतलब? देख ध्यान से, इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? सेम होगा? बताओ तुम, सेम कैसे नहीं होगा? इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कम है तो यहां का ज्यादा होगा फील्ड और यहां का क्या हो जाएगा? कम होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं कि जितना बड़ा सिलेंडर होगा उतना कम क्या होगा, और जितना छोटा सिलेंडर होगा, जितना छोटा गॉसियन सरफेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा। यानी कि इस डेरिवेशन से यही कंक्लूजन भी निकलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस पे, ना कि चार्ज पे। ये कंक्लूजन निकलेगा इस डेरिवेशन से। और यहां पर लैम्डा का मतलब Q/चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और ये चार्ज कैसा रहेगा? ये देखो, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये जो चार्ज है ना दोस्त, ये पूरा टोटल चार्ज होगा ना, तो उसी में इंक्लूड हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ। और ये लैम्डा कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? सोच के बताओ। ये लैम्डा कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? सोच के बताओ, सोच के बताओ। कांस्टेंट या वेरिएबल? भाई 100% कांस्टेंट, 100% कांस्टेंट, क्योंकि ये वायर का लेंथ तो L फिक्स ही रहेगा। लेंथ बढ़ जाएगा वायर का, लेंथ बढ़ेगा ही नहीं तो चार्ज कैसे बढ़ जाएगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो, नहीं आया समझ में? ये लैम्डा वाला मामला समझ में आया नहीं आया? तो ये लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ R हम लोग के हाथ में है, बाकी सारा टर्म इसमें क्या हो गया? राज ये सोच रहा है ना कि सर यहाँ पर लैम्डा तो हम Q/L डाल सकते हैं यहाँ पर, तब तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ ये चार्ज और लेंथ दोनों फिक्स है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करेगा सिलेंडर का। आया तुम लोग को समझ में? तो यही वाला एक्सप्रेशन डराइव करना है हमको अभी। कितना क्या आएगा एक्सप्रेशन? λ/2πr/ε0। समझ में आया नहीं आया? ये यहाँ तक क्लियर है? चलो डराइव करते हैं। तो देखो यहाँ पर डेरिवेशन के लिए क्या किए हैं, यहाँ लिखे कंसीडर अ थिन इनफिनिटी लॉन्ग वायर, इसके बारे में बोल रहे हैं, ये लंबा वायर। उसके बाद बोले हैं बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। देखो अभी बना के दिखा रहे हैं, यहाँ देखना रहे मुस्कान, क्या पैर हाथ दिख रही है? यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसा होगा? रेडियली, रेडियली आउटवर्ड समझती हो? क्या होता है रेडियली आउटवर्ड का मतलब इस ये प्लस से इधर और ये वाले प्लस से भी इधर, ये प्लस से इधर और ये वाला प्लस से भी इधर, ये प्लस से इधर और ये वाला प्लस से भी इधर, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। तुमको कोई डाउट है क्या कहीं पर? तो पूछ लो। तुमको कहीं पर डाउट है भाई? तुमको कहीं पर डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है तुम लोग को दोस्त? हाँ, तो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है फील्ड, ठीक है। तो पहले एक लाइन लिख दिए, नेक्स्ट आगे देख, एंड सेम इन मैग्नीट्यूड। सेम क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहां पर ये जो चार्ज है ये कंटिन्यूअस चार्ज है ना,
और कंटिन्यूअस चार्ज प्लस 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 ऐसे होता है ना, ये थोड़ी कि यहाँ पर ज्यादा प्लस यहाँ कम प्लस। समझ में आ रहा है स्मृति? हाँ देखो आगे देखो, यहाँ पर ये जो ds वेक्टर है, ds वेक्टर किसको बोल रहे हैं? अच्छा सुनो सुनो, एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा? एरिया वेक्टर तुम बताना, ये वायर से एरिया वेक्टर निकालोगे या सिलेंडर से? एरिया वेक्टर तो किसी सरफेस से निकलता है ना, तो इसलिए एरिया वेक्टर यहां पर कैसा होगा? ऐसे होगा? बोलो ऐसे होगा? दोस्त यहां ध्यान दो थोड़ा, खाओ पियो कम। यहां देखो, यहां पर देखो एरिया वेक्टर, अरे भाई देखो देखो तुम लोग को भूल गया है, ऐसे जब सिलेंडर होता था तो इससे एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर नीचे और ऐसे निकलता था, याद आया? तो एक एरिया वेक्टर ऐसे निकालेंगे, देखो ये, इसको क्या लिखेंगे? ds1 लिख लें इसको, s1। s1 किसको हम लेके चले? s1 लिखे ही नहीं, लो यहाँ पर s1 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना ये, परपेंडिकुलर वाला वो लिए हम, ठीक है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, s2 ले लेते हैं इसको, पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल परपेंडिकुलर वाला, हाँ ठीक है, s2 ले लिया इसको। और यहाँ से जो एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा ना, इसको क्या ले लें? इसको ले लेते हैं s3 ले लेते हैं। कोई दिक्कत स्मृति? यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे होगा ये बताएगी इस वाले के लिए? नहीं किधर होगा वो पूछ रहे हैं, इस तरफ या तो उस तरफ, दोनों तरफ ले, तो हम इस तरफ ले लें, क्या ले लें इसको? ds, क्या बचा? s1 ले लें, s1। डाउट है कोई? अब देखो यहां वही बात लिख दी है, ये जो ds1 है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? पैरेलल, देखो है ना पैरेलल, ये भी इधर है ये भी इधर। स्मृति यहां देखो बाबू, ये ds1 इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, पैरेलल हुआ? नहीं आया समझ में? आ गया कि ऐसे ही बोल रही हो तुमको दोस्त? तो यहाँ थीटा कितना लिखेगा? यहाँ थीटा कितना लिखेगा? ऐसे ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कितना होगा? यहां पर ऐसे एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्या? ठीक है, तो वही देखो यहां पर लिख दिए, परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर, वही बात लिखे यहां पर, ये समझ में आया? नेक्स्ट देखो, हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स इसके थ्रू और, तो पहले हम लिखें s1 सरफेस e ds1 प्लस s2 e d, गोला क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये गॉसियन सरफेस बंद होता है ना अकॉर्डिंग टू गॉस अंकल, है ना? तो यहाँ पर तुम ये भी लिख सकता है यूजिंग गॉस लॉ, ऐसे भी लिख सकता है, या फिर यूजिंग गॉस अंकल, अंकल मत लिख देना, मतलब यूजिंग गॉस लॉ लिखना, ठीक है? तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ये लिखें। अब इस इंटीग्रेशन का ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको खोलेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू डालेंगे सब में, गेटिंग? यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, देखो ऐसे ऐसे लिख रहे रे, s1 इसको क्या लिखेगी? e ds1, और कॉस कितना बन रहा है इस वाले केस में? 0 डिग्री प्लस क्या? देखो कैसे, किसमें बताओ हमको, पॉइंट आउट करके बताओ, किसमें बोल रहा है हमको बताओ, पॉइंट आउट करो। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हाँ, क्योंकि जितना चार्ज यहां उतना ही चार्ज यहां। अच्छा देख एक और चीज, इस चार्ज का जितने दूरी यहां से है सेम वही दूरी पे ये भी चार्ज है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? इसीलिए इंटीग्रेशन ले रहे हैं। अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता तब तो पगला जाते, होता ही नहीं इंटीग्रेशन, बहुत मुश्किल हो जाता। आया समझ में? अच्छा तुम बोलेगा सर आप इसके थ्रू निकाल रहे हैं फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स नेट का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू इनसाइड बाई। तो अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं या फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं? गॉस थ्योरम देखो ये है ना बाबू, ये गॉस थ्योरम यहाँ जो लिखा हुआ है। अभी हम किसको सॉल्व कर रहे हैं मुस्कान? ये एलएचएस को कि आरएचएस को? ऐसे कर रही है ये वाला, हाँ। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा स्मृति, उसको इसके बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो अभी खाली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं देखो, और इधर इक्वल टू इधर क्या लिख सकते हैं? बोल बोल क्या लिख सकते हैं इधर? बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आया? हम बोल रहे हैं ना कि ये जो दिख रहा है ये एलएचएस है, और ये क्या है? एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड में नहीं दिख रहा है ये, लेफ्ट की तरफ, और ये राइट की तरफ, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, वो लॉजिक है, ठीक है? तो यहां पर ये लेफ्ट वाले को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, और राइट वाला कौन सा है? राइट वाला ये वाला है, तो राइट वाले को मिटा दें, अभी बाद में लिखेंगे, ठीक है? चलो अब यहां से ई डी एस कितना होगा, इसका कॉस कितना है? S2 का कॉस कितना है? 90 है ना? और ये तीसरा वाला भी 90 है, हाँ। कॉस 90 कितना होता है? तो कॉस 90 0 होता है, तो तुम्हारा ये वाला मर जाएगा, ये मरा और ये भी मर गया, बचा कौन सा? यानी कि तुमको जो फ्लक्स मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा दोस्त? किसके थ्रू मिलेगा दोस्त?
किसके थ्रू? ये वाले के थ्रू मिलेगा। और देख गॉस अंकल का बात एकदम सही हो रहा है, क्योंकि खाली इसी में चार्ज है, ये वाले में भी चार्ज है, बट इनसाइड कहाँ है? इनसाइड खाली यहाँ है ना, तो खाली इसी के थ्रू फ्लक्स मिलेगा। नहीं समझ में आया भाई? यहां पर ये वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो है, देख कट गया ना, एरो बनाए समझाने के लिए, कट गया वो। समझ में आया नहीं आया? बोलो, तुम लोगों को कोई डाउट है? जो बोले अभी समझ में आया? हाँ ठीक, आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा है यहां तक जो नीचे इंटीग्रेशन किए थे वो क्लियर था। नीचे वाला इंटीग्रेशन से सिर्फ एक बच रहा था ना, बाकी सारा तो कैंसिल हो जा रहा था। सिर्फ किसका कौन सा सरफेस बच रहा था? ये बीच वाला। और बीच वाला सरफेस को क्या लिए हम? S1 लिए हैं। रुक जाओ, S1 लिए हैं, और ये S1 ही सिर्फ बचा ना, S2 S3 तो मर गया, तो S1 को हम सिर्फ S लिख ले, सिंपल भाई। S1 S2 मर गया। देखो लिखो मत बाबू, अभी यहाँ देखो ना, बाद में लिखना, बाद में कलेक्टर बनना। यहाँ देखो S1 को S के बराबर लिख दें, क्योंकि अब तो S2 S3 बचा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये E ds1 cos 0 क्यों? समझ में आया ना? cos 0 1 होता है, S1 की जगह S लिख लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हर जगह पे, बाहर कर ले उसको इंटीग्रेशन के, तो ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ऐसा आएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा? इक्वेशन नंबर 1। ये आया नेट फ्लक्स या फिर टोटल फ्लक्स। अब तुमको गॉस अंकल के बारे में पता है, गॉस अंकल क्या बोलते हैं? नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है? तो ये 2 और 1 दोनों बराबर होगा आपस में, क्योंकि इससे भी नेट फ्लक्स निकला और ये भी क्या निकालता है? गेटिंग? तुम लोग को आ रहा है समझ में? तो अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं? ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो ये S को नीचे भेज दें, बुरा मान जाएगा, तो S को नीचे भेज दिए हैं। और ये S मतलब क्या है? सरफेस एरिया ऑफ वायर, सिलेंडर। सिलेंडर का कितना है सरफेस एरिया? हाँ, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, व्हाट इज S? यहाँ लिख देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RL। तो ये जो S है वो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई RL। R उसका रेडियस था और सिलेंडर का लेंथ कितना लिए थे? L, तो इसलिए 2 पाई RL लिखे, ठीक है? नहीं नहीं, HL कुछ भी लिख लो, ऐसा कुछ थोड़ी है कि L मतलब स्लैंट हाइट ही होता है। मानने का तुम कुछ भी मान सकता है, कुछ नहीं वैसा। H को भी तुम स्लैंट हाइट मान सकता है, ठीक। और यहाँ कोन तो है ही नहीं, तो स्लैंट हाइट कहाँ से आएगा? तो यहाँ L हुआ। अब यहाँ पर देखो, ये चार्ज का वैल्यू डालना है भाई, ये वाला चार्ज दिख रहा है, उसी को डालना है यहाँ पर। तो अभी लैम्डा का तुमको क्या बताए थे? Q बाई L। तो Q निकालेगा तो कितना होगा? लैम्डा इंटू L। L को इस तरफ भेज देंगे, उस L को इस तरफ भेज दिए, तो Q कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। तो यहाँ पर जो तुमको Q दिख रहा है उसकी जगह क्या डाल दिए हम? मुड़ी थोड़ा हटाओ ना, उसको देखने दो। यहाँ पर लैम्डा Q की जगह क्या डाल दिया? लैम्डा L। उसके बाद ये S का वैल्यू 2 पाई RL, L कटेगा तो कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो वही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा? लैम्डा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, जो तुमको बताए थे। देखो यही वाला बोले थे ना, आ गया ना, ड्राइव हो गया ना। और यहाँ पर देखो कंक्लूजन लिख दिए इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन रेडियस, मतलब ये सिलेंडर कितना बड़ा कितना छोटा। बड़ा होगा सिलेंडर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। नेक्स्ट डेरिवेशन, ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन मेरा मतलब है। देखो क्या लिखा है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, मतलब ये कागज, और यहाँ पर एक हम तो कोई काम कैसे इसको कॉपी रहता नहीं है, एक पेज फाड़ देते छोटा सा। ओ अच्छा इधर है, देखो जैसे ये वाला कागज है, ठीक है, इसके सामने ये कागज क्या है? बहुत बड़ा है। तो इस कागज के सामने ये कागज कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये मतलब होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब, ये जो तुमको दिख रहा है ये कागज, ये कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक। और इसको हम ऐसे बनाए ना 3D, देखो ऐसे बनाए इस टाइप से, ठीक है। अब क्यों ऐसा बनाया अभी बताएंगे। यहाँ पर ये ऐसे तुम डॉटेड करके इसको कहाँ तक दिखा सकता है? नीचे भी कहाँ तक गया होगा? इन्फिनिटी तक। अब इस पे गॉसियन सरफेस बनाए तो बनाए कैसे? बहुत दिक्कत। गॉसियन सरफेस मेरे पास 3-4 टाइप का है ना। एक है मेरे पास सिलेंडर, फिर क्या है? सर्कल, स्फेयर और क्यूब। इसमें क्या बना है? अब कैसे इसको ढकें? अच्छा एक और बात, इसको ढकना क्यों है? क्योंकि सरफेस पे है ना चार्ज, तो ढकना तो पड़ेगा ना। हाँ, बिना ढके तो गॉस थ्योरम लगेगा ही नहीं ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल पाएगा। चार्ज इनसाइड ये बोलता है गॉस थ्योरम, इनसाइड कहाँ? तो कैसे करें तब? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका कुछ चार्ज को ढकेंगे, जैसे पिछले वाले में किए थे, सिलेंडर से कुछ चार्ज को घेरे थे, तो इस शीट के बीच में से सिलेंडर घुसेड़ देंगे। देखो क्या होगा उससे बता रहे हैं। जैसे ये तुमको दिख रहा है, बोलो ना क्या बोल रही है? नहीं रॉन्ग नहीं हुआ, सही है।
अरे मतलब क्या है ना कि ऐसे इससे पास करेगा ना, देखो जैसे इसमें पूरे में चार्ज है ना, तो तुम इसको ऐसे घुसेड़ रही हो तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कैप्चर हो जाएगा इसमें। लॉजिक समझ में आया? जैसे इसको ऐसे घुसाएंगे तो यहाँ पर वाला सारा चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ डायग्राम होता है इसका, बना के बता। देखो ऐसा गॉसियन सरफेस बनेगा इस टाइप का, समझना, फिर तुम अपना क्वेश्चन उठाना कि सर क्या है नहीं है। देखो ऐसा बनेगा। क्या लॉजिक मतलब? ऐसे किए अभी बताएंगे, रुको। ऐसे घुसेड़े, हाँ। अब यहाँ पर वाला जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, कैप्चर हो जाएगा। तो इस चार्ज का जितना फील्ड आएगा तो हमको मालूम चल जाएगा एक प्लेन शीट के थ्रू फील्ड कितना होता है। देखो बाबू मेरा काम ये है ना, मेरा काम ये नहीं कि पूरे के थ्रू फील्ड निकालना। हाँ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि एक जगह को क्लोज कर लेंगे हम। नहीं नहीं, कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है ना, हाँ डिस्क्रीट का मतलब एकदम इससे एकदम घुसा हुआ एक जगह से, एकदम इससे एकदम इस टाइप का एकदम। मतलब देखो यहाँ पर थोड़ा यूनिफॉर्मिटी तो मेंटेन रहेगा ना, इस टाइप से रहेगा। देखो थोड़ा सा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज, ये नहीं कि एकदम पूरा एक जगह पे एकदम सब ऐसे अजीब सा, वैसा नहीं है। इस शीट में तो यूनिफॉर्मली है ना, उस पर ध्यान देना है। शीट तो कंटिन्यूअस चार्ज हुआ ना, तो इसका तुम एक पार्ट को काटेगा तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस चार्ज। देखो ये थोड़ा बनाए गंदा है, एक्चुअल में देखो ऐसे होता है। बनाए गंदा एक्चुअल में देखो ऐसे होता है, इस टाइप से दिख रहा है, एकदम कंटिन्यूअस होता है। मतलब यहाँ 3 + 3 + 3 + ऐसे करके एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आया समझ में नहीं आया? अब इसका थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना, ये क्या बनाए हम लोग, व्हाट इज दिस, गॉसियन सरफेस। और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो आएगा σ/2 ε0। कितना आएगा, σ/2 ε0। व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो ये बात को बता रहा है कि यहां पर चार्ज सरफेस पे ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये ε0 तो कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार किस पे डिपेंड करेगा, किसी पे नहीं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा पे कैसे, सिग्मा तो कांस्टेंट होगा ना। व्हाट इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया, सरफेस एरिया। तो ये सिग्मा तो कांस्टेंट होगा ना, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। नहीं समझ में आया तुमको? नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है? हाँ ऑब्वियसली, ये जो तुम गॉसियन सरफेस बनाया उसी का लेंगे ना सरफेस एरिया। कितना होगा सरफेस एरिया सिलेंडर का दोस्त? रॉड कहाँ है बताओ, कितना होगा सरफेस एरिया सिलेंडर का, तुम बताओ। है 2πRL। देखो याद ही नहीं तुमको, चलो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इसके थ्रू, सेम वही सारा चीज लिखेंगे। हाँ कर्व सरफेस एरिया 2πRL, टोटल सरफेस नहीं, टोटल सरफेस तो 2πr, πr² + πr² ऐसे हो जाएगा ना, πr² + π। हाँ वही। तो इसको फर्स्ट फेस ले लें, इसको सेकंड ले लें, और इसको तीनों के थ्रू क्या निकालेंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बीच कर्व्ड वाला एक ये वाला और ये वाला। अब ये तीनों के थ्रू क्या निकालेंगे, फ्लक्स यूजिंग गॉस थ्योरम। मतलब कुछ ऐसा देखो, मतलब कुछ ऐसा, फाई नेट बराबर इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल्स टू व्हाट, Q इनसाइड बाई। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके बराबर कर देंगे और मेरा काम हो जाएगा। वही किया था ना पीछे भाई, इसको सॉल्व किए थे, उसके बाद इसके बराबर कर दिए थे और आंसर आ गया था। वही काम यहां भी करना है, चलो करते हैं। देखो इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। पहले वही सब लिख दिए कि ये कंसिडर किए थिन प्लेन शीट, थिन मतलब पतला, 2D लंबा इन्फिनिटी तक गया। यहाँ एक सिलेंडर घुसाएं जो कि क्या है, गॉसियन सरफेस। वही बात लिखा हुआ है, गॉसियन सरफेस विच इज सिलिंड्रिकल इज कंस्ट्रक्टेड। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलेगा, रेडियली। अच्छा देखो एक चीज पे ध्यान देना, यहाँ पर ये जो शीट है ये ऐसे है, इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है, तो इधर वाला चार्ज का फील्ड किधर होगा, ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि प्लस से अवे बनता है ना, तो ऐसे निकलेगा फील्ड। और इधर पीछे वाला शीट से, पीछे मतलब शीट का पीछे वाला पार्ट से कैसे, इधर। आया समझ में? नहीं समझ में आया? हाँ तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर ऐसे बनेगा और इस तरफ ऐसे बनेगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर होगा, अलग अलग इशारा मत करना, ds1 वेक्टर, और इस जगह पे ds2, क्योंकि इधर ऐसे होता है ना ds2 वेक्टर। या ऊपर भी बना सकता है ऐसे, ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी बना सकता है ds2 वेक्टर, ऐसे कुछ नहीं, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ चलेगा दोनों। गेटिंग? अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, ds3 वेक्टर। देख ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर कितना है,
90 है, ये ऐसे सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो 90, और यहाँ पर ये ऐसे और वो भी ऐसे। तो यानी कि यहाँ पर जो S1 सरफेस है इसका थीटा कितना होगा, और S2 सरफेस का 90 डिग्री, और S3 सरफेस का, S3 का देखो यहाँ पर पहले टोटल फ्लक्स ऐसे निकाल रहे हैं ना, दिख रहा है ना, ये मालूम चल रहा है ना। हाँ, इसको क्या लिखेंगे, थीटा को 0 डिग्री। अच्छा ये एक बात बता, S1 जो है वो किसके बराबर है, बोल। अरे क्योंकि ये भी गोल और ये भी तो बराबर होगा ना, तो दोनों को किसके बराबर, S के बराबर ले ले। हाँ, तो इसके इस S1 की जगह S लिख लेते हैं, और S3 की जगह भी S। आया समझ में, नहीं आया, बोल। अब ये तुम खुद ऐसे करेक्शन खुद मत कर लेना, इसको करने के बाद वो लिखना है। अब देखो आगे कैसे करते हैं। आगे यहाँ से ये चल जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, बचेगा ये और ये। हाँ, तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहीं पर करना पड़ेगा। यहाँ पर से फाई टोटल बराबर, ये ई बाहर जाएगा, देखो ध्यान से, cos 0 कितना होगा, 1 होगा, ई बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, s, तो ई S1 आएगा। नहीं आया ना समझ में, देखो ये ई बाहर गया, ds1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, S1, उसके बाद यहाँ पर प्लस, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर प्लस 0, उसके बाद इसको हटा दे रहे हैं, उसके बाद एक और क्या है, ये वाला है, तो इसमें ई बाहर जाएगा, ds3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे आएगा। अब तुमको हम बताएं S1 S3 बराबर है, तो S1 S3 बराबर है, तो इसको हटा देते हैं, S1 S3 बराबर। क्लियर है कि नहीं, तुमको डाउट हो गया। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना आया, 2ES, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये आया। अब फिर यहाँ पर लिखें यूजिंग गॉस थ्योरम, इसके बाद ये लिखे यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यानी कि हम कहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो। 2ES इज इक्वल टू वॉट, Q बाई, ये किसको नहीं आया समझ में, बताओ तो जरा, ये वाला स्टेप क्या किया, समझ में आया, मीर, नहीं आया, नहीं आया। देखो ये टोटल फ्लक्स इतना निकाले 2ES, और गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर होगा। नहीं आया समझ में, अभी भी नहीं आया ना, आया। अब यहाँ पर ये चार्ज यहाँ से निकाल सकता है, देखो तुमको पढ़ाए थे ना, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चलो अगले पे करते हैं इसको 3 मान रहे, ठीक है, अगले पे करते हैं उसको, लिखो यहाँ तक, फिर अगले स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ये वाला इक्वेशन को यहाँ लिखें, 2ES सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या किए, 2 और S को नीचे ले आए। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पर हमको मालूम है कि चार्ज यहाँ पर कैसा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो सिग्मा, हमेशा देखो ये याद रखो, की पॉइंट से ये डेरिवेशन का तुमको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा की पॉइंट्स में, कि चाहे तुम वो पीछे वाला करो चाहे ये वाला करो, ये वाला कंसेप्ट यूज करना ही होगा। क्या बता रहे कौन सा, ये वाला गलत, इसके नीचे बता रहे। देखो यहाँ पर ये जो चार्ज देख रही हो, ये चार्ज तुम निकालोगे अगर, तो S को इधर भेजोगी, तो Q इक्वल टू कितना आएगा, S सिग्मा, तो इसलिए Q की जगह S सिग्मा लिखे हैं, हमको तुरंत गलत बोल दे रही है, आप गलत लिखे हैं तो यहाँ से ये S कटेगा, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आया, यहाँ पर S सरफेस एरिया था, दोनों कट गया आपस में, तो ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आते हैं स्फेयर पे, आते हैं कि जब एक स्फेयर रहेगा, स्फेयर सुनो, स्फेयर कैसा रहेगा, कंडक्टिंग। देखो समझना, 2 टाइप का स्फेयर होता है, एक होता है कंडक्टिंग स्फेयर, एक होता है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग स्फेयर उसको बोलते हैं जिसका सरफेस पे चार्ज होता है, नॉन कंडक्टिंग उसको बोलते हैं जिसके अंदर चार्ज होता है। इस पर जरूर ध्यान देना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग, तुम लोग का एक होमवर्क भी आज मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। चलो उस पर आते हैं। पहले इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना, MCQ में भी आ सकता है 110%। इस वाले के ऊपर, इस वाला का डेरिवेशन आना उतना जरूरी नहीं, डेरिवेशन सिर्फ उन्हीं दोनों का आएगा, या तो प्लेन शीट का आएगा, या तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का, वो दोनों का डेरिवेशन ही आएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा उससे, ठीक है। डेरिवेशन आना बहुत उसका, लेकिन ये वाला जो है इससे MCQ में क्वेश्चन आएगा। एक स्फेयर है, और कैसा स्फेयर है, स्फेरिकल शेल क्यों लिखे मालूम है, क्योंकि ये अंदर से कैसा है, खोखला है ये, और इसको दूसरा नाम इसका क्या होगा, एक और कंडक्टिंग स्फेयर। क्या नाम होगा इसका, कंडक्टिंग स्फेयर इसलिए बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ है इसका, सरफेस पे है, सरफेस पे, बाहर नहीं, ऑन द सरफेस। बाहर का मतलब होता है कि इस तरफ है बाहर,
समझ रही हो ना? हाँ, तो यहाँ पर इसका रेडियस हम क्या लिए हैं, इस वाले का स्फेयर का आर, और ये कैपिटल आर हमेशा कैपिटल आर रहेगा, तो वही लिख दे देखो, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। अब सुनो क्या है ना कि हमको बहुत सारा डाउट है कि इस वाले स्फेयर का अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई रिपीट, अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे पहले, बाहर में कितना है, या मतलब यह सरफेस पे कितना है वो निकालेंगे, उसके बाद अब तुम दिमाग लगाओ, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, कि ये चैप्टर का स्टार्टिंग में बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि एक कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो देखना वो भी 0 ही आएगा कंफर्म। अभी हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके बाहर वाला में, तो अगर आउटसाइड पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो गॉसियन सरफेस अंदर बनाओगी, कहाँ बनाओगी, और कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, क्यूब स्फेयर बनेगा, तो यानी ऐसा गॉसियन सरफेस बना दे डॉटेड लाइन से। व्हाट इज दिस, गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हम ले रहे हैं स्मॉल आर। क्लियर हुआ मीर जी? हाँ, अब यहां से देखो टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, क्या ये सारा चार्ज आएगा गॉसियन सरफेस के अंदर? हाँ, ऑब्वियसली गॉसियन सरफेस सारा चार्ज को कवर करेगा ना। तो तुम अच्छा, यहां पर ये जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिग्मा है, लैम्डा है, या फिर रो है? सिग्मा, सिग्मा है ना, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। रो कब रहेगा, रो का मतलब जब अंदर में रहेगा वॉल्यूम पे, वॉल्यूम में कहाँ, सरफेस पे है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यही होता है ना फॉर्मूला। और इसका सरफेस एरिया कितना है, अच्छा चार्ज किस वाले स्फीयर में है, ये वाले में या फिर ये वाले में, अंदर वाले में, तो सरफेस एरिया तुम किसका लेगा, अंदर वाले का लेगा। तो देखो अंदर वाले का सरफेस एरिया क्या लिखे हम, और ये सिग्मा ऐसे ही, और इसको इधर भेज दिए एस को, तो एस को इधर भेजेंगे तो क्यू कितना आ जाएगा, नहीं समझ में आया, दोबारा बताएं, दोबारा, तुमको आगे समझ में क्लियर है सबको? हाँ, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है, इक्वेशन 1 है ना राज। अब देखो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकलेगा, निकलेगा बिल्कुल, क्योंकि इस प्लस चार्ज से क्या निकलेगा यहाँ पर, व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि ऐसे सिमेट्रिकली निकलेगा, है कि नहीं बताओ? हाँ, तो वही देखो लिखा है टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन ईडीएस। तुम बोलेगा सर पिछले वाले में तो आप सरफेस S1 S2 S3 ये सब लेके कर रहे थे, पिछले वाले केस में आप तो सरफेस ले रहे थे S1 S2 S3, यहां क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर तो स्फेयर है ना, और स्फेयर का हर जगह एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो सरफेस एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ दोस्त, अभी एक्टिव होने की जरूरत है, ध्यान दो, यहां पर कहां सो रहा है, इसका सरफेस एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ, आउटवर्ड नॉर्मल, तो इधर निकलेगा, यहां पर एक छोटा सा सरफेस एरिया क्या काट लिया हम, डीएस वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, सरफेस एरिया इस तरफ, यहां पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर काटो ऐसे करके, तो डीएस वेक्टर इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो एंगल हर जगह कितना बनेगा, तुमको समझ में आ रहा है दोस्त, ये डाउट हो रहा है, कहां पर डाउट हो रहा है बोलो जरा हमको, तुम लोगों को कहीं पर डाउट हो रहा है तो पूछो कहां पर हो रहा है, हाँ तुम लोगों जी, ठीक है। तो यहां पर देखो ई डी एस कॉस 0, समझ में आया नहीं आया, एक बार क्यों किया समझ में आया, हाँ, और टोटल फ्लक्स लिखें क्योंकि टोटल फ्लक्स ही निकालना, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन कर रहे तो, गोला का मतलब क्लियर है भाई, गॉसियन सरफेस बनाए क्लोज्ड होगा, ई एस आएगा cos 0 1 होगा, ई एस कैसे आया, ds का इंटीग्रेशन एस, यस। अब यहां पर देखो टोटल फ्लक्स ई एस, सरफेस एरिया किसका लेगा यहां पर, गॉसियन सरफेस का या फिर ये वाले का, क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस पूरे को ढक रहा है ना, जो ढक रहा है उसका सरफेस एरिया लेना है यहां पर। देखो टोटल फ्लक्स जब भी निकालो तो यहां पर सरफेस एरिया किसका रखो हमेशा, गॉसियन सरफेस का, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, अभी आसान दिख रहा है बाद में बहुत कंफ्यूजन होगा। यहां पर ये जो रेडियस था हम इस वाले का क्यों लिए भाई, इस वाले एक्सप्रेशन में राज, यहां देखो इस वाले एक्सप्रेशन में रेडियस इसका क्यों लिया गया, क्योंकि जो चार्ज है वो किसमें है, इसमें है ना, इसलिए यहां पर जो रेडियस है वो इसका लिए, और जब फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फ्लक्स किसके थ्रू निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहां पर रेडियस किसका लेंगे, आया समझ में नहीं आया, हाँ, तो इसको हम मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये टोटल फ्लक्स निकला यूजिंग इंटीग्रेशन, अब हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, और तुमको मालूम है कि ये जो इंटीग्रेशन वाला और जो गॉस थ्योरम वाला बराबर होता है, क्यों बराबर होता है, क्योंकि गॉस अंकल के हिसाब से फाई टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम भूलेगा आज के बाद जिंदगी में, तो ये हुआ इक्वेशन 3, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, क्या दोनों बराबर होगा आपस में, यस, क्योंकि गॉस अंकल के हिसाब से कोई भी सरफेस हो कैसा भी हो, हाँ, उसका फ्लक्स कितना आता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी समझ में आया ये बात जो स्टार्टिंग से बता रहे थे, एकदम गॉस अंकल डायरेक्ट, ये सब कुछ इंटीग्रेशन डायरेक्ट एकदम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म बात, ठीक है। और तुमको करके भी हम दिखा दिए कैसे, शेप साइज किसी से मतलब नहीं, डायरेक्ट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए इतना पढ़ रहा है तुम गॉस थ्योरम। तो अब ये दोनों आपस में इक्वल होगा, बस एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाएगा दोनों को इक्वल करके, चलो करते हैं इक्वल। अब कहीं तो देखा है
यहाँ दोनों को इक्वल किए ये 1 और 3 को, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हुआ ये दोनों इक्वेशन से। फिर यहाँ पर ये 4 पाई आर स्क्वायर को कहाँ भेज दिए, नीचे भेज दिए, तो नीचे यहाँ पर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आर स्क्वायर को इधर एप्सिलॉन नॉट को अगल बगल कर सकते हैं, अदल बदल। अरे आर स्क्वायर को इधर एप्सिलॉन नॉट को इधर, देख वही किए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब कि जो एक स्फेयर होता है, कंडक्टिंग स्फेयर, वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। अरे जो सिंगल चार्ज होता है उससे फील्ड कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है सब तरफ से, है ठीक वैसे ही इस स्फेयर से भी सब तरफ से फील्ड निकल रहा है, तो ये पॉइंट चार्ज जैसा नहीं बिहेव हो गया। तो वही देखो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ कंसेप्ट ये? तो ये पहला हुआ, ये कहाँ का हुआ, इनसाइड की आउटसाइड, बाहर में। अब कहाँ पर निकालेंगे, सरफेस पे, उसके बाद कहाँ निकालेंगे, इनसाइड। 2-2 मिनट का है, तुरंत तुरंत होगा। अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, कहाँ पर निकालेंगे, ऑन द सरफेस। तो अब नेक्स्ट केस में तुम कहाँ गॉसियन सरफेस बनाओगी, यहाँ बनाओगी। फिर उसके अगले वाले केस में गॉसियन सरफेस कहाँ होगा, यहाँ होगा। आउटसाइड का है भाई, क्योंकि गॉसियन सरफेस बाहर बनाए हैं, समझा? तुमको क्लियर हुआ भाई कि नहीं हुआ? ठीक, नेक्स्ट डेरिवेशन, ये एक्सप्रेशन हुआ उसका फाइनल। देखो पहले यहाँ पर सेम वही काम करना है, सारा प्रोसेस सेम। यहाँ पर तुमको पता है, देखो ये ठीक लिखे हैं, ये कहाँ से लिखे हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर हमको क्यू निकालना है, हाँ एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको यहाँ पर क्यू निकालना है तो एस को कहाँ भेजना पड़ेगा, इस तरफ भेजना होगा। तो क्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एस। अब इसका अच्छा गॉसियन सरफेस कहाँ बनाएंगे इस बार, इसी पे बनाएंगे, क्योंकि क्या लिखे हम, ऑन द सरफेस निकाल रहे फील्ड, तो गॉसियन सरफेस भी इसी के ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो दोनों का इस बार बराबर होगा रेडियस, हाँ तो बराबर हो गया। तो हम यहाँ से जब निकालेंगे इस बार चार्ज, तो क्या लिखेंगे उसको, सिग्मा इंटू एस। और एस कितना डालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तुम चाहे तो स्मॉल आर भी ले सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है इस बार। तो यहाँ पर देखो हम वही लिखें एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन ठीक है, क्या लिख दें यहाँ पर, चार्ज था ना, यहाँ तक ठीक है। अब वही उसी को क्या मान लिया हम, इक्वेशन 1। अब तुमको मालूम है गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, मतलब क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये याद है कि नहीं, बताओ। अब ये जो सॉल्व करेगा जब इसको, तो यहाँ थीटा कितना डालेगा, 0 डिग्री, क्योंकि स्फेयर है। और डी एस का इंटीग्रेशन कितना होगा, एस। तो यहाँ पर देखो ई एस आता, इसको सॉल्व करके कितना आता है इंटीग्रेशन को, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करके क्या आएगा, ई एस आएगा। और सरफेस एरिया हम कितना डाल दिए, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर को कहाँ भेज दिए, नीचे भेज दिए, हाँ। अब यहाँ पर बताओ ये क्यू का वैल्यू कितना है राज, कितना है, हाँ सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे में कितना है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से कुछ कटेगा, देखो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सरफेस पे, 0 होता है फील्ड, ना कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या बता रहा है कि यहाँ पर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया यहाँ से, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया, कोई डाउट है? ठीक है, अब लास्ट वाले पे आते हैं। अभी 5:23 हुआ है, 5:30 भी नहीं हुआ बेवकूफ आदमी। ये ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अंदर वाले पे, थर्ड वाला पे, यानी कि इनसाइड। हाँ सबसे पहले यहाँ पर क्या किया हम लोग, तुम ना अगले बार से संडे को मत करना, क्योंकि तुम पढ़ने लायक नहीं है संडे को, बिल्कुल नहीं पढ़ने लायक। इतना बहुत खराब एटीट्यूड है, ये जो बोल रही हो ना बार बार, बहुत गंदा एटीट्यूड है ये, बहुत ही घटिया एटीट्यूड। ठीक है, हम तभी से कुछ नहीं बोल रहे थे। देखो यहाँ पर जब इनसाइड पे निकालेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड का निकालने के लिए गॉसियन सरफेस कहाँ बनाएंगे, अंदर में बनाएंगे। और गॉसियन सरफेस का रेडियस हम क्या ले लिए, स्मॉल आर। और ये जो बाहर वाला है उसका क्या ले लिए, कि तो कैपिटल आर रहेगा ही। तभी से एक चीज़ पे ध्यान दो, इसको थोड़ी चेंज कर रहे हैं, अरे इसमें तो सरफेस पे ही रहेगा ना चार्ज, इसको थोड़ी बदलना है गॉसियन सरफेस को। और पहले हमको बाहर निकालना था तो गॉसियन सरफेस बाहर बनाए, सरफेस पे निकालना था तो गॉसियन सरफेस को सरफेस पे बनाए। अब अंदर में फील्ड निकालना है तो गॉसियन सरफेस को अंदर बनाए। तो यहाँ पर अब गॉस थ्योरम लगाएंगे। अच्छा यहाँ पर ये समझ में आया इसका क्या मतलब है, ये वाले का, गॉसियन सरफेस का रेडियस छोटा है उसका बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब यूजिंग व्हाट, यूजिंग गॉस थ्योरम। क्या होता है गॉस थ्योरम, पूरा बताओ। फाई टोटल या फिर फाई नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड चार्ज, ये जो चार्ज है ये कौन कवर करता है, ये चार्ज, ये बड़ा वाला या फिर ये छोटा वाला, बताओ। चलो आप सबसे पूछते हैं, ये कौन देखता है जवाब देते, तुम बताओ। ये चार्ज इनसाइड ये बड़ा वाला स्फीयर कवर करेगा या ये छोटा वाला स्फीयर कवर करेगा, तुम बताओ। ये चार्ज इनसाइड ये बड़ा वाला स्फीयर कवर करेगा या छोटा वाला स्फीयर कवर करेगा,
तुम बताओ, ये जो चार्ज इनसाइड है ये बड़ा वाला स्फीयर कवर करेगा या छोटा वाला स्फीयर कवर करेगा? मीर, हाँ ये सही बोली। देखो यहां पर ये जो चार्ज इनसाइड, ये चार्ज कौन कवर करना चाहिए? कौन कवर करता है चार्ज को? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कहाँ है इस बार? अंदर है ना, क्योंकि हमको अंदर में फील्ड चेक करना था। तो ये चार्ज कवर कर रहा है? कुछ भी चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज इनसाइड क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट। और बाई, तो हमको टोटल फ्लक्स कितना आएगा? टोटल फ्लक्स जीरो आएगा। टोटल फ्लक्स जीरो आएगा इस बार। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल फ्लक्स यहाँ जीरो लिख दें। और हमको चाहिए क्या था, निकालना क्या है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर फाई को देखो, देखो ध्यान दो, अभी लिखो मत, देखो इसको जीरो लिख दिया ये फ्लक्स को, इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? ईएस होगा। देखो बाबू ये लास्ट वाला स्टेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो टोटल फ्लक्स है ये जीरो हुआ, तो इस टोटल फ्लक्स को हम जीरो बराबर लिख दिए। अब इधर वाला इंटीग्रेशन को लिख दें। यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना? 0 डिग्री क्यों लिखें? कॉस 0 डिग्री क्यों लिखेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और यहाँ से नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और सरफेस एरिया वेक्टर भी इधर ही। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस को। कैसे गॉसियन सरफेस का निकलेगा? इसका निकलेगा ना, जो स्फेयर बनाते हैं उसका लेते हैं ना सरफेस एरिया वेक्टर। क्या लगता है? हाँ ऑब्वियसली, तभी से तो उसी का ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ई है वो बाहर जाएगा। डीएस का इंटीग्रेशन कितना होगा? डीएस का इंटीग्रेशन कितना एस होगा? तो कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? देखो कितना आंसर आया, देखो ई एस बराबर, अब सुनना यहां पर, एस जीरो हो सकता है कभी भी? क्योंकि एस तो सरफेस एरिया है, वो तो जीरो हो नहीं सकता है। तो यहां पर ये दोनों क्वांटिटी में से कौन सा क्वांटिटी जीरो होगा कि यहां आंसर जीरो आ रहा है? दोनों में से कौन सा क्वांटिटी जीरो होगा कि यहां पर आंसर जीरो आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तब ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे मल्टीप्लाई करके यहां जीरो दे रहा है। मतलब ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। तो तुमको ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। पहले ये टोटल फ्लक्स जीरो करके दिखाना है, ठीक है? यूजिंग गॉस थ्योरम किया यहाँ पर। और तुम यहां से डायरेक्टली भी देख सकता है, इनसाइड में चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज है ही नहीं तो फील्ड कितना होगा? लेकिन डायरेक्टली जीरो कर क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर का भी लेते हैं ना, अकॉर्डिंग टू गॉस अंकल। समझ में आ रहा? बाहर का भी चार्जेस का फील्ड लिया जाता है। तो इसके बाद ये लिखना है, फिर उसको जीरो कर देना है, ठीक है? चलो आगे समझ में क्लियर हो गया? तो ये 3 एप्लीकेशन था, गॉस थ्योरम पूरा कंप्लीट हो गया। बस तुमको अब न्यूमेरिकल बनाना है इसके ऊपर, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू। हाँ देखो, जहां पर हमको जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना होता है ना, वहां पर घेर के देखते हैं। देखो चार्ज हमको दिखता थोड़ी है, तो इसलिए हम गॉसियन सरफेस बना तो सकते हैं ना, तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं। और मान लो वहां पर चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ये लॉजिक होता है, समझा? तो यहां पर बना के देखें तो यहां तो चार्ज पहले से था ही नहीं, और देखो मैथमेटिकली भी ये कितना आ रहा है, समझा? ये लॉजिक हुआ। तुम ये सही बोल रहे हैं कि सर चार्ज को ढकने के लिए गॉसियन सरफेस बनाते हैं ना, तो हमको यहाँ पर फिर भी हम सोच रहे थे कि यहाँ पर निकाल के देखते हैं कि क्या पता यहाँ चार्ज होगा, बट बना के देखे तो जीरो ही आया, जीरो ही आया। आना भी चाहिए, आ भी गया, ठीक है? चलो बाय बाय।